Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Welcome to the morning show at Discover Pakistan. हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं सलमान खान और मैं हूं अंबर कुरैशी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और आज सुबह मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है और मैं थोड़ी सी लो फील कर रही हूँ। तो सलमान आज जो है वो सलमान के सर पे है, बेसिकली सलमान के नाजुक कंधों पे है इस शो की जिम्मेदारी। और मैं सिर्फ आज करूँगी इंजॉय और आप लोगों से करूँगी अच्छी अच्छी बातें। और अच्छी बात से आगाज़ कर लेते हैं सलमान। आप इस पूरे शो के अंदर विटनेस करेंगे, ये कहती हैं लेकिन करती है फिर वही है जो हमेशा से करती कितनी इंटरेस्टिंग बातें हम आपके लिए सुबह सुबह आपको हंसा देते हैं और आपको खुश कर देते हैं और अच्छी बात से आगाज करते हैं शो का। और अच्छी बात आज की जो सलमान मैंने सोचा कि शेयर की जाए वो ये होती है कि हम हमेशा दूसरों को समटाइम्स उनको ना कह देते हैं कि अच्छा आप ऐसे हैं वैसे हैं। जैसे अभी इन्होंने मुझे कह दिया कि ये ऐसी हैं, ये तो मुझे कह रही हैं लेकिन आगे जाके देखना ये बिल्कुल तंग करेंगी मुझे। सो हम वी नेवर ट्राई टू वॉक इन अदर पर्सन शूज कि अगला शख्स क्या फील कर रहा है, उसके बैक ऑफ द माइंड क्या प्रॉब्लम चल रही है। हम अपना रिएक्शन दे जाते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें सिर्फ अगले शख्स को समझने की कि वो किस सिनेरियो में है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो कहीं परेशान तो नहीं है, किसी और से तो नहीं लड़के आया और गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है अगर हम थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें तो हम बहुत अच्छा ताल्लुक लोगों से अपना डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है। जैसा मैं तो हर प्रोग्राम के अंदर बार बार ये बात करता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इंसान है। इंसान खता का होता है, किसी से गलती होती है तो आपसे माफ़ कर दें। Forgive and move on. Forgive and forget. Yes, आप मतलब भूल जाएं इस बात को, आगे बढ़ें। और ये क्योंकि हर इंसान जो है किसी ना किसी मुश्किल के अंदर होता है। साथ ही साथ हर इंसान को इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए कि आप किसी से अच्छे लहजे में बात करें, अपनी टोन को सही रखें, क्योंकि एक बात कहने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो हमें एक अच्छी हार्मनी के साथ लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, नरम लहजा अपनाना चाहिए। और आप देखिए कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी पुरसकून गुजर सकती है। आप चाहे अपने कोलीग्स के साथ हों, अपनी फैमिली के साथ हों। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ भी इसी वजह से होती हैं कि एक दूसरे को नहीं समझ पाते। जब हम एक दूसरे को समझेंगे तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है सलमान ने, हमें एक दूसरे को समझना है और हमें आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। हम भी कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं कि आज हम आपको सबसे पहले कहाँ की सैर करवा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। और आपको इतना हम ज़्यादा अपील कर देंगे इस जो सेगमेंट है हमारा कि आप मजबूर हो जाएंगे अपनी फैमिली के साथ कहीं निकले। तो सेगमेंट है हमारा फैमिली वेकेशन। जी हाँ, फैमिली वेकेशन में हम आपको पाकिस्तान की खूबसूरत सी जगह की सैर करवाते हैं। सिर्फ सैर नहीं करवाते, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं ताकि आप लोग जो है इनकरेज हों, जाएं, जाकर देखें। इतनी खूबसूरत जगह है पाकिस्तान के अंदर, इतनी बेहतरीन नेमतें। और आज जिस जगह की हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं वो तो वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि पाकिस्तान के पास है, और वो है देवसाई नेशनल पार्क। यस, देवसाई नेशनल पार्क के हवाले से आपको बताएं कि दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेन है सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे। और अगर हम इसकी हाइट के हवाले से आपको बताएं तो जनाब 4114 मीटर बुलंद जो है ये प्लेन्स मौजूद हैं। और इसकी अगर लंबाई के हवाले से बात करें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दुनिया का दूसरा बड़ा, इट्स 834 किलोमीटर पर स्क्वायर। हाँ, एंड आई स्वेयर कि आप जब इसके विजुअल्स देखेंगे तो आप इसके शहर में मुब्तला हो जाएंगे और आप वाकई प्लान करेंगे कि हमने जाके देखना। तो पहले मेरे ख्याल से एक वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं।
Wow, amazing. It's mesmerizing exactly. मैंने कहा था ना कि आप जब विजुअल्स देखेंगे आप सहर में मुब्तला हो जाएंगे। सही कहा था। और वाकई इतने मशहूर कुन इसके पहली दफा सलमान की बात से मैंने 100% एग्री कर लिया, वरना मैं तो करती नहीं हूँ बहुत सारी बातें उसके। ये तो एक रिकॉर्ड बन गया अपने आप में आज। अच्छा, तो अब देवसाई जो है आप देखिए, और इंटरेस्टिंग भी हमने आपको विंटर्स दिखाए कितने खूबसूरत हैं। देवसाई हर मौसम में इसकी अपनी खूबसूरती है। यहाँ का खिज़ां जो है वहाँ इसकी जो घास है वो बड़े नारंगी कलर, ऑरेंज कलर की हो जाती है और वो बड़ी खूबसूरत लगती है। बट अभी आप देखिए विंटर, एक तो प्लेन्स हैं, फिर यहाँ पर दरिया भी बह रहा है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर से लोग जो है यहाँ पर नेशनल जो यहाँ का एक ब्राउन बेयर है उसको देखने आते हैं, और इंडेंजर्ड स्पीशी है जिसको बचाने की भी कोशिश की जा रही है, और अब माशाल्लाह बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, आइबेक्स है, लेपर्ड यहाँ पे नजर आता है, आपको बहुत से ऐसे जानवर नजर आते हैं जो कि कहीं और नजर नहीं आते। 124 इकसाम के परिंदे यहाँ पे सलमान आते हैं, बहुत खूबसूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादातर इसका हिस्सा स्कर्दू में है, लेकिन उसके बाद खरमांग और अस्तोर में भी ये जो है वो फैला हुआ है। सो इट्स ब्यूटीफुल, अपनी फैमिली के साथ जरूर जाएं, जाके एंजॉय करें। और जिस तरह से कहते हैं कि हाँ, अब तो आप बाय स्कर्दू लैंड करें और वहाँ से चंद घंटे में आप जो है देवसाई पहुंच सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे बड़ी अच्छी ग्लैम्पिंग हो रही है। इसके पास ही कोल्ड डेजर्ट भी है, जो एक खुद एक नायाब चीज़ है, दुनिया में बहुत ही कम है कोल्ड डेजर्ट। पाकिस्तान में देखिए, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि सब चीज़ें हैं, तो देवसाई नेशनल पार्क भी उसमें से एक बहुत ही अच्छा पर्ल है पाकिस्तान के पास, जिसको हमें जाके विजिट करना चाहिए। फैमिली के साथ जाके विजिट करें तो सारी फैमिली खुश होगी, बच्चे खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। तो आप लोग प्लानिंग कीजिए, हम लोग यहाँ पे लेते हैं ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज हमें ज्वाइन करें 2 होटलियर्स जो सिर्फ अपने होटल्स नहीं चला रहे, बल्कि उन्होंने पूरी एक होटल एसोसिएशन बनाई है, खासतौर पर लाहौर के हवाले से, और तमाम तर होटल्स के जो इश्यूज हैं उनको ना सिर्फ उजागर करते हैं बल्कि उनको हल करने की भी कोशिश करते हैं। बेहतरीन इक़दामात भी कर रहे हैं, बहुत सी बातें जो कि टिप्स हमें वो भी बताएंगे लाहौर के कल्चर के हवाले से, फूड के हवाले से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं टूरिज्म को। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी, लेकिन अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक के जाना है। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा की तरह हमने सस्पेंस क्रिएट कर दिया था कि हमारे मॉर्निंग गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो अब वक्त आ गया है कि उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की तरफ। तो वक्त आ गया आज के खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई जाए। और जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बता दिया था कि दोनों होटलियर्स हैं जी, और सिर्फ अपने अपने होटल्स ही नहीं बल्कि पूरी होटल कम्युनिटी की आवाज़ है। उनके मसाइल क्या क्या हैं वो उजागर करते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि होटल और टूरिज्म जो है लाजिम व मलजूम है। बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने स्टूडियो में ज्वाइन किया है लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा ऑल पाकिस्तान होटल्स एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन से के भी प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉगर हैं, सोशल राइट एक्टिविस्ट हैं, गुलरेज खटक साहब। सो वेलकम टू द मॉर्निंग शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन। आज सुबह उठ के तो कभी इतनी जल्दी नहीं उठे, लेकिन आप लोगों ने हमें क्या बात है। थैंक यू सो मच कि आप स्पेशली उठे और हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान की मोहब्बत आपको यहाँ पर। एग्जैक्टली। और हमारे जो दूसरे गेस्ट जिन्होंने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है वो भी लाहौर होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ कन्वीनियर हैं स्टैंडिंग कमेटी होटल अफेयर्स के, और साथ ही ये भी आपको बताएं कि बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। जिस तरह से सलमान कह रहे थे कि होटल्स के मसाइल के हवाले से, और अपनी बात लिख के भी बताते हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है आसिफ खान ने। आसिफ खान, वेलकम टू जी। थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी थैंकफुल कि यू इनवाइटेड अस एंड योर चैनल, और इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। और माशाल्लाह जिस तरह कम अरसे में आपने पॉजिटिव फेस जो है पोर्ट्रे किया है पाकिस्तान का, वो अनबिलीवेबल है। थैंक यू सो मच। और आप सब भी बेसिकली पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा ही हैं, जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, स्पेशली टूरिज्म के हवाले से भी, होटल इंडस्ट्री के हवाले से भी बहुत से आप लोगों ने बड़े बड़े काम किए। तो सबसे पहले बताइए कि क्या मकसद था ये जो आपने एसोसिएशन बनाई,
और किस तरह से ये एसोसिएशन काम करती है और कब बनाई आपने? हाँ। हमें ये 3 इयर्स हो गए हैं अब। जब से आपको पता है गवर्नमेंट आई पीटीआई की, तो इनके एक विजन में शामिल था कि टूरिज़्म को जो है वो प्रमोट करें। इससे पहले कोई किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, और ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ये इदराक था कि जी ये जो है हमारी इकॉनमी को अपलिफ्ट कर सकता है, ज़ाहिर है रेवेन्यू आएगा। तो उसमें बड़ा अच्छा काम हुआ कोविड से पहले। तो जब आपको पता है जब काम होता है फिर मसाइल भी आते हैं, तो उस हवाले से फिर हम लोगों ने एक लाइजोन करके फिर एसोसिएशन बनाई कि भाई हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है इसको अपनी जो इकॉनमी है और इसको स्टेबल करें और कम्युनिटी के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें। तो फिर ये 3rd ईयर है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा मामला चल रहा है हर तरफ। ठीक है, अभी आप 3 स्टार होटल्स को देख रहे हैं? जी, हम लोग 1 स्टार से 3 स्टार जो होटल्स हैं वो हमारे साथ लाइव होने सारे। ठीक है, और लाहौर में तकरीबन कितने होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं, और किस तरीके से आप उनकी शिकायत जो है वो जमा करते हैं, और किस तरह मामलात को देखते हैं? लाहौर में इस वक्त तो 1000 प्लस इस वक्त होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं, I see. और हमारे जो मेंबर्स हैं वो 450 हैं नियर अबाउट। अच्छा। हाँ, और उसमें ये है कि हमारा जो है मामला हमारे सेशंस होते हैं, फिर ये है कि उसमें कोई भी जो कम्युनिटी के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं वो फिर ये है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, फिर अपनी एसोसिएशन उस हवाले से फिर ये है कि जब प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका सोल्यूशन निकला। तो आपने जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? जी, हमारे 7 जोन्स हैं लाहौर में, और फिर जोनल कमेटियाँ हैं, उनकी जोनल कमेटियों की हमने जो है वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं सबको। फिर हमारी एक सेंट्रल बॉडी है जिसमें मैं हूँ, गुलेस खटक साहब हैं, हमारे साथ जो है वो 9 लोग हो रहे हैं, हम 11 जो लोग हैं, हमारी एक सेंट्रल बॉडी जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, आपने बताया। तो आप हमें बताइएगा कि जिस तरह से आप तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री के हवाले से, मज़ीद क्या आप इक़दाम समझते हैं कि गवर्नमेंट भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, ताकि इस बिज़नेस को मज़ीद ज़्यादा बढ़ाया जा सके? जी, हमारे जहन में भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और हम चाहते हैं कि डिफरेंट किस्म के इनिशिएट लिए जाएं जिससे लाहौर की टूरिज़्म और फिर पाकिस्तान की टूरिज़्म को मज़ीद बूस्टअप हो। मिसाल के तौर पर अगर आप बाहर का विज़िट करें तो बाहर के मुल्कों में, लेट्स से थाईलैंड है, सिंगापुर है, वहाँ पे बेहतरीन किस्म की टूरिस्ट स्ट्रीट्स जिनका नाम है वॉकिंग स्ट्रीट उनका नाम दिया गया है, खूबसूरत रंगदार तरीक़ों से और अपने सकाफ़त के हिसाब से उनको जोड़ा होता है। हमारे पास भी यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर की अगर हम बात लें, चूँकि मिसाल लाहौर में बैठे हैं, MM आलम रोड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसे हम अच्छे तरीके से रेनोवेट करके मज़ीद खूबसूरत करके और इसको वॉकिंग स्ट्रीट बाकायदा से डिक्लेयर कर दी जाए, तो यकीनन यानी एक और बात कि लाहौर में हर साल 2-3 बड़े, और हर शहर में इसी तरह ही 2-3 बड़े जिस तरह के एफल टावर्स हैं, वहाँ पे मोनूमेंट्स हैं, इसी तरह लाहौर में भी ही और बड़े शहरों में भी इसी तरह के ही बनाए जाएं ताकि लोग दूर दूर से देख हमारे लें। पास तो नेचुरली जो है वॉल्ट सिटी है, और वॉल्ट सिटी में आप देखिए बहुत तारीखी मकामात हैं, वहाँ पे काम भी हो रहा है, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। बिल्कुल, कामरान लशारी साहब बहुत काम कर रहे हैं इस हवाले से, ओल्ड सिटी में बहुत काम किया है, लेकिन ज़रूरत है पूरे लाहौर को भी इसी तरह ही कामरान लशारी जैसे 2-4 लोग और उनको दिए जाएं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, टूरिज़्म जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको, ताकि और भी लोग इसको बूस्टअप करें। एक हमारे जो नए एडवाइज़र हैं गलबन आसिफ साहब, उन्होंने वो भी बड़ा काम कर रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि हमारे साथ मिलकर या जदीद तर्ज पर इसको आगे बढ़ाया जाए। सही। तो ये बताइएगा कि जिस तरह से आप लोग बात करते हैं कि आप लोगों के मसाइल भी हैं जिनको हल करने के लिए आप सब इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बड़ी फोकस्ड है, सो किस तरह से आप समझते हैं कि आगे ये काम मामला जो है वो बेहतर हो सकता है, और किस तरह से हम नए होटलियर्स को अट्रैक्ट करें कि आप आएँ और मज़ीद होटल्स खोलें, क्योंकि इसमें डेफिनेटली जब ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स होंगे तो आपके टूरिज़्म को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, लास्ट 5 सालों में, बिलखसूस 3 सालों में और अमूमी तौर पर 5 सालों में तकरीबन 1000 कमरों का इजाफा हुआ है लाहौर। अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन एक बात बताऊं, जब पिछले साल जो सिखों का गुरुद्वारा है, जब उसका ओपन हुआ तो हुआ यूं कि तकरीबन वो जो कॉरिडोर ओपन हुआ उससे लाहौर में पैक हो गए, रूम्स नहीं थे 2 साल पहले। ट्रस्ट मी कि कोई रूम अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत पोटेंशियल है, रूम्स और आने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह के पैमरा या इस तरह की और जो अथॉरिटीज़ हैं, इस तरह की LDA अथॉरिटी है, इस तरह की टूरिज्म अथॉरिटी बनाई जाए जिसके पास तमाम इख्तियारात हों, उनके ज़रिए इम्प्लीमेंट की जाए। इस वक्त तक एक टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वही गवर्नमेंट के जो पुराने कल्चर है उसको वो मीट कर रहा है। आप अभी किस तरह देखते हैं, सर इस्तांबुल की बात की, लाहौर अभी कितना टूरिज्म के ज़रिए जो है अर्न कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और अगर ये काम हो
तो कितना लाहौर जो है वो सपोर्ट कर सकता है? दुबई की आपने बात की, दुबई जो है अपनी इकोनॉमी का मोर देन 96% जो है वो टूरिज्म से गेन कर रहा है, यानी कि 4% जो है सिर्फ वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, और उनकी यानी कि पूरी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे बेस्ड है और वो चला रहे हैं। तो उस हवाले से हमारे यहाँ मतलब इनिशिएटिव गवर्नमेंट उस तरह से नहीं लेती, और मतलब इतना पोटेंशियल है मतलब लाहौर में, जिस तरह माशाल्लाह आपका चैनल हमारा दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान एक हिस्ट्रिकल कंट्री है, कल्चरल एक बिगेस्ट हेरिटेज है मुग़लों का यहाँ पे, और बहुत स्पेस है, लेकिन ये कि उसको उस तरह से पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट उस तरह से उसको वहाँ काम नहीं किया जा रहा। तो वो ये है कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी अगर आप, और ये देखें कि ये इस वक्त जो हम लोग जो है माशी जो हमारा आदम इस्तेकाम आया हुआ है, तो ये इकॉनमी को अपलिफ्ट किया जा सकता है। आपको नई सिरे से गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन ये है कि इसी में अगर अच्छे इनिशिएटिव लिए जाएँ तो बाहर से टूरिज़म आए और रेवेन्यू आएगा। तो बस लाहौर में तो बहुत आप देखें कि यहाँ पे मतलब अंदरून लाहौर हमारे यहाँ खाने, हमारा यहाँ कल्चर और ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है, लेकिन वही बात है कि हब है पाकिस्तान जी, का, कल्चरल हब है। तो हिकमत अमली का फुकदान है और वो प्लानिंग की कमी है, और भी कोविड की वजह से कुछ मामला डिस्टर्ब हुए। अब उम्मीद है हम लोग के होप्स हो कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मजीद अच्छे इनिशिएटिव ले। अच्छा, एक तरफ तो हम बात करते हैं वॉल सिटी की। वॉल सिटी इटसेल्फ एक बहुत ऐसी रिच कल्चर और हेरिटेज रखती है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा अर्बन जो लाहौर है उसके हवाले से भी आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स लाए जाए, ऐसी किस तरह से ब्यूटिफिकेशन की जाए अर्बन लाहौर में कि एक्चुअली टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और सिर्फ लाहौर देखने के लिए आए? जी, अर्बन देखें उस हवाले से अभी जैसे खटक साहब ने कहा ना कि एफल टावर, और मतलब अब एम आलम रोड पे भी एक प्लान इन्होंने बनाया था कि उसको शटल फी करेंगे, और फूड स्ट्रीट्स जिस तरह हमारे लाहौर के खाने मशहूर हैं, तो उसमें यहाँ के फूड स्ट्रीट्स बनाई जा सकती हैं। उसके अलावा कुछ जो है वो कोई शटल फ्री करके और इस तरह के जो है पार्क्स के हवाले से पार्क्स पे काम हो। पीएचए भी अभी हमें उस तरह मतलब इस दफ़ा एक्टिव नहीं नज़र आया जिस तरह पहले पीएचए काम करता रहा है। तो इन चीज़ों पे काम हो तो अर्बन एरियाज़ में भी बिल्कुल बहुत पोटेंशियल है। एग्जैक्टली, स्पेशल पार्क्स बनाया जाए। वैसे काम हो रहा है, लाहौर ज़ू सफारी बनाया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि और तेज़ी से जो है जिद्दत लाई जा सकती है। और अगर हम इस्तांबुल की बात करें तो वहाँ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आए होते हैं। मेडिकल टूरिज्म से भी तो बहुत सा पैसा कमाया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशनल टूरिज्म से भी। इन चीज़ों के ऊपर भी क्या आप बात करते हैं कि टूरिज्म की जो मुख्तलिफ शाखें हैं, अगर ये किसी तरीके से फूटेंगी तो फिर इवेंचुअली होटल एंड टूरिज्म को ही फ़ायदा होगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ। देखें, तुर्की और जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ासतौर पर यूरोपियन, वहाँ पे भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स ही ज़्यादातर जाते हैं और वही हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे उनको स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, और सबसे बड़ी बात कि टूरिज़्म का एक जो दिल से प्रचार होता है ना वो किया जाए, तो बाहर से भी लोग आएंगे यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करने। लेकिन सबसे पहले उनको सिक्योरिटी तो दें। सिक्योरिटी जब होगी, मुल्क अच्छा होगा, माशी हालत अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलपमेंट होगी, तो यकीन करें बाहर से भी लोग आएंगे। अच्छा, इनसे तो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली लाहौर के हवाले से, लेकिन आप तो पूरे पाकिस्तान के जो जितने भी होटल्स हैं उसके एसोसिएशन, गेस्ट हाउसेस को भी देख रहे हैं। तो अगर हम लाहौर से बाहर जाएं, पंजाब में बहुत पोटेंशियल, जिस तरह भी हमने जिक्र किया था कि बहुत सी जगहों पे एग्जैक्टली कोटी सतियां का, इसके अलावा बहुत सी और जगह हैं जहाँ पे बहुत काम हो रहा है, बहुत कैपेसिटी भी है। तो वहाँ पे किस तरह से बेहतरी लेकर आई जा सकती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो गवर्नमेंट को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। एक मोटरवे ओपन हुई सवात वाली, और अंदाज़ा लगाएं कि ऑफ सीजन में भी होटल्स वहाँ पे बुक हैं। यानी कि पहले हमारे पास चंद स्पॉट्स थे, और मरी का देख लें पूरा साल इस दफ़ा और ख़ास तौर पे इस दफ़ा और लास्ट टाइम ये हुआ है पिछले साल कि सीज़न में भी और ऑफ द सीज़न सवात से लेकर कलाम तक वो पैक है, 100% पैक गया, रूम्स अवेलेबल नहीं थे। सकते कि ऑफ सीजन है, वहाँ पे हर सीजन मुझे लगता है अब ऑन सीजन है। और देखिए अगली बात, अब कुमराट खान साहब ने दरियाफ्त किया, मैं खान साहब को ये क्रेडिट देता हूँ कि खान साहब ने कुमराट दरियाफ्त किया, लेकिन कुमराट जाने के लिए जो सड़क है वो बहुत बुरी है। वहाँ पे जो एक टूरिस्ट आएगा वो कैसे वहाँ तक अप्रोच करेगा? वो एडवेंचर देखने ही यहाँ पे है, एडवेंचर के लिए वो बहुत सी जगह हैं, वो रोड तो अच्छा बनाएं। ऐसे ये तो बात होगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए। बट हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम में बहुत से फॉरेनर्स भी आते हैं, और वो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं उनसे जब हम सजेशंस वो करते हैं तो वो कहते हैं कि होटल्स के भी हमारे वो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो मीट करें। तो किस हद तक आप किस तरह श्योर करवाते हैं, जो एक तो ये जो स्टार है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ये किस तरह फ़र्क आप वो करते हैं?
और फिर किस तरह आप अश्योर करवाते हैं कि वो होटल जो है, किसी ने अगर होटल लिखा हुआ है तो वो कंफर्ट जो है अपने क्लाइंट को, अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को जो है वो अश्योर करें, और वो जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी रेटिंग दी जाती है होटलों को, ये स्विस रेटिंग एजेंसी है होटलों की जो ये देती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है जो रेटिंग दे, ठीक है ना। हमारे पास जो एक पुराना सिस्टम है उसके तहत वो देते हैं, लेकिन वो ऑब्सलीट हो चुका है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त बाकायदा तौर पर एक पाकिस्तान फेडरल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी एक रेटिंग एजेंसी बनाई जाए, और जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक नेशनल लेवल पे भी एक अथॉरिटी बनाई जाए, पैमरा या नेपरा या इस तरह की तर्ज पे, जिसमें 100% प्राइवेट इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। प्राइवेट लोगों, प्राइवेट कंसल्टेंट हायर करेंगे, प्राइवेट लोग हायर करेंगे जिनका बहुत एक्सपोजर हो, वो आके नई जिद्दत इस टूरिज्म को ला के देंगे। गवर्नमेंट का काम, जिस तरह से हम पोटेंशियल की बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को हमने ही इस्तेमाल करना है, हमने ही यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना है, फरोग देना है, और यहाँ पर जितने भी होटल इंडस्ट्री है उन सबको भी सलमान आगे बढ़कर गवर्नमेंट के साथ काम करना है, रेगुलेट भी करना है। एग्जैक्टली, फिर ही हम जो है वो, और मेरे ख्याल से जो होटल एसोसिएशन है उसको अपनी मदद आपके तहत तो काम कर रही है। जिस तरह के हमारे पास आए थे फॉरेनर, एक जो इस हवाले से सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और वो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक टूरिज्म यहाँ पर आए। तो उस हवाले से इन लोगों की क्या वर्किंग है, इनसे ये भी जानना है। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन टूरिज्म के हवाले से डिस्कशन चल रही थी और थोड़ी सीरियस भी हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा लाइटर तो हमने करना ही है डेफिनेटली, क्योंकि जाहिर है हम सब जानते हैं कि अगर हम टूरिज्म को बढ़ाना है तो जाहिर पहले सबसे पहले उसके मसाइल को आइडेंटिफाई करना होगा और उनके हल की तरफ जाना होगा। लेकिन साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ जो फूड है, हमारा जो लाहौर की सकाफत है, कल्चर है, वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रिच है। और जिस तरह से हमने पहले सकाफत और कल्चर के हवाले से बात की, वर्ल्ड सिटी के हवाले से बात की, हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि लाहौर का जो फूड है वो भी पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि लाहौरी जब कहीं पे भी हो, लाहौर के फूड के लिए वो वापस ज़रूर आते हैं और उस फूड का ज़रूर रुख भी करते हैं। सो किस तरह से हम, जिस तरह से सलमान ने पहले जिक्र किया था कि हम मेडिकल टूरिज्म, या हम जिस तरह से हमारे सिख भाई अब बहुत अट्रैक्ट होकर पाकिस्तान में लाहौर की तरफ आ रहे हैं, तो फूड को किस तरह से हम एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं कि लोग अट्रैक्ट होकर आएँ? जी बिल्कुल। फूड आप देखें कि लाहौर का तो पुराना जो लाहौर 7 दरवाजे, लाहौर की गलियां तंग, और कहते हैं कि दिल बहुत बड़ा है लाहौर का, हर यहाँ समा जाता है। तो लाहौर का टिपिकल जो फूड है, हमारे यहाँ जो खाने हैं वो माशाल्लाह, और इवन जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनको वो ये जो लाहौर का टेस्ट जब वो लेते हैं तो वो बड़ा है। और मतलब हमारे जो अंदरून साइड पे हैं लाहौर के, तो इसको प्रमोट बिल्कुल करना चाहिए। और फूड के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। और बहुत से खाने हैं, मतलब आप ये देखें कि बादशाही मस्जिद और ये इस तरफ जो टिपिकल फूड्स हैं, पाए हैं, फज्जे के पाए, वो लाहौर के बड़े मशहूर हैं। और इस तरह की चीज़ें मतलब ये हैं। तो पर्सनली आपके वैसे क्या पसंदीदा है? हाँ, मैं तो ऑर्गेनिक फूड हो कोई भी, हम तो देसी खाने वाले लोग हैं, अच्छा। लाहौरी तो। और अब दुनिया वैसे ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, प्रोसेस फूड से ना। तो ये है कि आजकल यानी कि आप जो है साग और मकई की रोटी खा रहे हो। जी बिल्कुल, वो ये टिपिकल लाहौर का, हमारे पंजाब की सौगात है। हाँ। तो वो बिल्कुल मैं एग्जैक्टली, खानी भी चाहिए। हाँ हाँ, और पाकिस्तानी फूड, स्पेशली लाहौर की फूड तो वाकई इतनी, ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, वो कहते हैं हमने पहले से प्लान किया होता है कि लाहौर में क्या क्या खाना है जाके। एग्जैक्टली, असल में ये है कि यहाँ जो वसाइल की कमी और मसाइल की जो भरमार है वो तो हमेशा रहती है। अच्छा। तो उस वजह से मैं अब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लेना, तो वहाँ आपको कोई अशराफिया और कोई प्रोटोकॉल नज़र नहीं आएगा। वहाँ प्रोटोकॉल सिर्फ बिजनेसमैन का है। तो हमें, अगर हम यहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करना है तो वो एक नारा लगाते, तो हमें यहाँ पे जो है ना वो बिजनेसमैन को जो है वो रिस्पेक्ट दो, बिजनेसमैन को इज़्ज़त दो, ताजिर को इज़्ज़त दो। यानी कि वहाँ प्रोटोकॉल आप देखें कि वो कहते हैं यार ये हमारे रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। तो जो स्टेटस अब्रॉड में बिजनेसमैन का है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ दूसरी तरफ प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। तो अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे काम किया जाए तो फिर कोई भी सेक्टर। और दूसरा ये कि टूरिज़्म जो है इसको इंडस्ट्री के लेवल पे अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। अगर आपने इसको प्रमोट करना है, लेके जाना है, तो इसको बिल्कुल इंडस्ट्री भी डिक्लेयर करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करे, और जो फैसिलिटीज़ आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं वो टूरिज़्म को भी देनी चाहिए।
सही, डेफिनेटली। अच्छा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो गवर्नमेंट बहुत बात करती है, बट आप कह रहे हैं कि वो अभी इस सेक्टर में नहीं हाँ, मैंने कमी आपको किस बताया जगह पे है एक्चुअली? मैं वही बताया ना कि देखें अभी तक इसको इंडस्ट्री भी डिक्लेयर नहीं किया गया, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया। और बाकी जो आपको पता ही हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स के मामलात हैं, तो इसीलिए फिर वो ये है कि उसको हमें फिर टेकअप करके देखना पड़ता है जी, पर्सनली देखना पड़ता है। आप समझते हैं कोई वन विंडो होनी चाहिए जहाँ पे सारे मसाइल जी बिल्कुल, कोई वन विंडो और कोई फोकल पर्सन ऐसा हो कि जो इन जो मसाइल हैं उनको देखे और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस पे जो है उसको काम करे। सही, बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, वो डिजिटलाइजेशन की डिजिटलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे भी शो में बकायदा ऐसे गेस्ट आए जो कि होटल्स की डिजिटलाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं और काम भी इस हवाले से कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है डिजिटलाइजेशन करना, ताकि हम वाया इंटरनेट दुनिया जब, क्योंकि वन क्लिक अवे वाली हम बात करते हैं, आसानी से यहाँ पे आए और आके क्योंकि ये काम जो है ये तो आपने खुद करना है। हाँ। इसके लिए जो है आजकल दुनिया में नई से नई जिद्दत आ रही है, तो हमारे होटल्स किस हद तक जो है वो bookme.com और बहुत सी ऐप्स हैं। देखें, सबसे पहली बात चंद एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके लिए ना, कि अगर आपको याद हो पहले हम स्क्रैच कार्ड होता था, स्क्रैच कार्ड लिया, स्क्रैच किया और मोबाइल का बैलेंस डलवाते थे, ठीक है जी। और अब वो स्क्रैच कार्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब मोबाइल से ही आप बैंकिंग के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए आप लोड डलवा लेते हैं। तो इसी तरह ही बहुत सारी जगहों पे मैनुअल काम ख़त्म हो चुका है। और इसी तरह ही हमारी होटल इंडस्ट्री है कि अब देखें, आप घर बैठे रूम देख लेते हैं, उसकी वीडियो देख लेते हैं, वहाँ पे रूम रिज़र्व कर लेते हैं हमारे पोर्टल से। जो हमारे होटलों की जितने भी पोर्टल्स हैं वहाँ पे सर्च इंजन होते हैं, वहाँ से आप बुकिंग इंजन के ज़रिए आप रूम बुक कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरत है एक पाकिस्तानी अपना नेशनल booking.com की तर्ज पर एक अपना बुकिंग इंजन का, तो कोई ना कोई तो ज़रूर इनिशिएट करेगा। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करे और यही एक बुकिंग इंजन बनाए, तमाम पाकिस्तान के होटल जो हैं उसके अंदर डाले और हर शख्स को आसानी होगी, ओवरसीज़ को भी और पाकिस्तानियों को भी, और जो टूरिस्ट फॉरेनर टूरिस्ट है उसको भी। तो वो घर बैठे एक क्लिक पे उसके पास 100% एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि रूम कहाँ अवेलेबल है, कहाँ रश है, क्या प्राइस है, वगैरह वगैरह। सही। तो इको टूरिज्म के हवाले से भी बहुत सी बात हो रही है, स्पेशली सलमान, अगर हम जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ या हम जाते हैं केपी की तरफ, तो वहाँ पे ये भी बात हो रही है कि आपने वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको बीच में इंक्लूड करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, ताकि वो अपने घरों को भी समहाउ होटल्स डिक्लेयर करें या उनके 1-2 रूम्स को होटल डिक्लेयर करें, ताकि वो एक तो उनको जॉब क्रिएशन हो, दूसरा ये कि वहाँ का इकोसिस्टम आप ख़राब ना करें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के उस जगह की खूबसूरती ख़राब ना करें। सो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, कितना काम होना चाहिए, कितना काम होना ज़रूरी है? और फिर वही बात आ जाती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहाँ स्टैंड कर रही है इस जगह? जी बिल्कुल, मैं इस पे एग्री हूँ कि सीमेंट और ब्लॉक और ईंटों से जो हमारी इको टूरिज्म को नुकसान पहुँच रहा है, कोई शक नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है गवर्नमेंट, जिस तरह खान साहब ने अनाउंस किया था जी कि जो नॉर्थ वाले साइड पे जितने भी लोग गाँव हैं, घर हैं, वो लोग अपने 1-1 कमरे 2-2 कमरों को डिक्लेयर करें गेस्ट हाउस के तौर पर। लेकिन मैंने देखा कि जब लोगों ने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया तो अथॉरिटीज़ आ गई कि आप लोग कमर्शियल नहीं हैं वगैरह वगैरह। ये बड़ा फुकदान है। अच्छा, एक और जो बड़ा मसला ओवरसीज पाकिस्तानी आके हमसे डिस्कस करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब लाहौर लैंड करते हैं तो टूर गाइड्स का बड़ा मसला है। और वाकई हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, आम सी जगह होती है लेकिन उसको बड़ा इस तरह करके बताया जाता है, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है। हमारे पास तो वैसे ही बड़ी रिच हिस्ट्री है। तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या इस पे प्राइवेट सेक्टर में आप लोग भी काम करें कि टूर ऑपरेटर्स हों, ऐसा सिस्टम हो कि जो भी लाहौर लैंड करे, चाहे उसने आगे स्कर्दू जाना हो, बट वो पहले लाहौर को भी एक्सप्लोर करें? सही जी बिल्कुल, हमारी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और टूर्स ऑपरेटर्स की वेबसाइट्स हैं, अब तो बहुत सारे टूर्स ऑपरेटर अवेलेबल है, बहुत टूर्स ऑपरेटर अवेलेबल है। मैं समझता हूँ कि ये वही प्ले नहीं है कि लाहौर देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आपको टूर्स ऑपरेटर की ज़रूरत हो और फिर वो आपको ना मिले। पहली बात तो ये तो सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, कौन सी जगह कब घूमनी है, कहाँ जाना है, कहाँ क्या टेम्परेचर है, कहाँ क्या मिलेगा, सब कुछ अब तो इंटरनेट ने सब कुछ आसान कर दिया। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी टूरिस्ट ऑपरेटर आर अवेलेबल और बहुत सारे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं काम करने की मज़ीद ज़रूरत है, और जिस तरह से आप लोग भी बहुत सा काम कर रहे हैं, मज़ीद भी जाहिर है इन चीज़ों को हमें ख़ुद टेकअप करना है, हमें ख़ुद इनके हवाले से काम करना है, हमें ख़ुद प्रमोट करना है। और जिस तरह से ब्रांच पाकिस्तान की बात होती है, हमें ख़ुद ब्रांच करना है, और हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह से हम खुद इटसेल्फ इंडिविजुअल लेवल पर भी ब्रांडिंग कर सकते हैं पाकिस्तान की, उसके लिए आपको बताते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है ट्रेंडिंग टुडे।
तो ट्रेंडिंग टुडे में हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ। गवर्नमेंट बिलाशुबा जो है वो गाइड करती है, वो रास्ता दिखा सकती है, लेकिन हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस तरह के ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने एसोसिएशन बनाई है, अपने मसाइल उठा रहे हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। तो एक सजेशन जो है वो हम आप सब लोगों को देते हैं, और बल्कि हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारा साथ दें, और वो ये है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पे हम सारा दिन अपना जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करते हुए गुजारते हैं। अगर हम चंद लम्हात जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए निकाल लें, आप अपने अगर ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे जाके आप ट्वीट कर सकते हैं। आज हमने आपको दियोसाई नेशनल पार्क दिखाया। बहुत से पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है। दियोसाई नेशनल पार्क को हम ट्रेंड कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। सिंपल हैशटैग्स बनाएं, उसकी एक पिक्चर को शेयर करें, हैशटैग डिस्कवर पाकिस्तान, हैशटैग डिस्कवर दियोसाई नेशनल पार्क, हैशटैग विजिट पाकिस्तान, जितने मर्जी आपके हैशटैग्स दिल चाहता है बनाएं। सेम एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ें जो हैं आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया हैंडल्स पे कर सकते हैं। और चंद सेक्टरों में अगर हम सब मिलकर इसको करना शुरू कर दें तो हम पाकिस्तान को सही मानों में प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान, और हम सबकी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी, ताकि हम पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, जो असल चेहरा है, वो दुनिया के सामने रख सकें। और ट्रेंड करने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो दुनिया आपको देख रही है, आप बहुत से नेगेटिव ट्रेंड्स भी बना रहे होते हैं, बहुत से ऐसे ट्रेंड्स बन रहे होते हैं जिनका शायद लोगों को नहीं पता, बहुत से ड्रामास ट्रेंड कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, आप अपने कल्चर को प्रमोट जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ मुल्क को जरूर प्रमोट करें, अपने खूबसूरत जो जगह है उनको जरूर प्रमोट करें, उसके लिए अपना रोल प्ले करते रहें। टूरिज्म जितनी फ्लरिश करेगी पाकिस्तान को फायदा होगा, फॉरेन रेवेन्यू आएगा, जॉब क्रिएशन होगी, जिस तरह ये लोग बता रहे थे। अच्छा आसिफ खान साहब, ये बताइएगा कि ये तो हो गया ना आपका काम जो आप लोग कर रहे हैं, खुद पाकिस्तान कितना घूमे फिरे, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? जी, पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है। आप ये देखें कि हम यहाँ पे हम लोग चारों मौसम जो है हम इंजॉय करते हैं। गर्मी, सर्दी, बहार, ख़िज़ा, तो बड़ी इस पे और हमारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बस ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा अगर बेहतर हो तो मैं घुमा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितने शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ भी, नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान भी गए। और मरी तो आपको पता है कि वो मरी तो अब ये है कि आउट ऑफ मतलब सारा साल ही मरी का सीज़न है, लोग जाते हैं। हाँ। तो हम लोग बाहर बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की, लेकिन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। वो ये लेकिन कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, और उस तरह से मतलब प्रमोट नहीं किया गया। माशाल्लाह आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, आपने ये दियोसाई का जिस तरह बताया, और आप लोग ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इसमें लोगों को। और हमने भी एक वक्त में हमने एक कैंपेन चलाई थी, डिस्कवर लाहौर, डिस्कवर पाकिस्तान। उस वक्त तो उस वक्त अब माशाल्लाह डिस्कवर पाकिस्तान चैनल है, तो हमारा काम ये कर रहा है, हमारे लिए आसानियाँ हो गई हैं। हमने लाहौर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और वो डॉक्यूमेंट्री इतनी खूबसूरत है, वाकई हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितनी खूबसूरत जगह पे रह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। हमारे लाहौर के खाने, लाहौर सही मानों में कल्चरल हब है। ये जब हमें ओवरसीज पाकिस्तानी, खासतौर पे जो हमारी सिख कम्युनिटी, वो तो इस तरह लाहौर का तस्करा करते हैं, सर लाहौर एक सेक्रेड सिटी है उनके लिए, तो वाकई एक सेक्रेड सिटी है, और वो एक्चुअली बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए भी है, हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है, और इस मोहब्बत की वजह से कितना घूमे इस मुल्क में। अच्छा, मैं ना देखें, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, और 6ठा आर्मी के हवाले से बड़ा मुल्क है, और दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। और इतना खूबसूरत मुल्क, जो खान साहब भी अपनी तकरीरों में कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जिसने देखा है उसने शायद पाकिस्तान नहीं देखा, जो पाकिस्तान देख लेगा वो स्विट्ज़रलैंड भूल जाएगा। और यकीन करें, मैं खुद गवादर से लेकर और कोई जगह नहीं छोड़ी, चाहे नॉर्थ हो, खंजराब हो, या कराची हो, या हमारी जो कोस्टल लाइन है 1046 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है। इस पे देखें सैकड़ों बीच बन सकते हैं। और थोड़े 30 किलोमीटर से मैं आप लोगों की मौजूदगी का फिर फ़ायदा उठाऊं, वो ये कि लंकावी एक जजीरा है मलेशिया का, जहाँ की टोटल जीडीपी का 5% वो जजीरा देता है मलेशिया को रेवेन्यू। अच्छा, उसके पास मज़े की बात, उसके पास सिर्फ 30 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, सिर्फ 30 किलोमीटर की, और पाकिस्तान 1046 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। और होना तो ये चाहिए कि कम से कम $30 बिलियन की ये हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो मेरी ख्वाहिश है कि जब दोबारा हम सब निकलें तो हर किलोमीटर पे वहाँ पे बीच हो, रिजॉर्ट्स हों, आइसलैंड्स हों, 1000 किलोमीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, सिर्फ 10 लोगों को दे दिया जाए, 100 किलोमीटर प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। तो यकीन करो, को टारगेट दे दीजिए कि 1 साल के अंदर आप लोगों ने इसको खड़ा करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे अगर सहरा देखें
तो जो गल्फ की रॉयल फैमिलीज है वो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं हमारे सहराओं में। हमारे पहाड़ इतने खूबसूरत, अभी हमने हर जगह की अपनी खूबसूरती है सलमान। इवन हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारी हर चीज बहुत खूबसूरत है, लेकिन वही बात है कि एक्नॉलेज करने की, ओन करने की। अच्छा, तो गुलरेज खटक साहब, आपका बेसिकली ताल्लुक जो है वो तो केपी के हमारे सूबे से है माशाल्लाह। अब आप मुझे सबसे अच्छा करक लगता है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या बात है। खूबसूरत हसीन पहाड़, यकीन करें, और दुनिया की बेस्ट माइंस, चाहे वो ग्रेनाइट हो, चाहे वो नमक हो वहाँ का, तो मेरे लिए तो वो, फिर अभी वहाँ पे पेट्रोलियम और गैस जो है बहुत निकल रही है। हाँ। और वहाँ के सरसब्ज पहाड़ और संगलाख चट्टाने भी हैं वहाँ। क्या बात, खूबसूरत नदियाँ भी हैं। है, मुख्तलिफ लेकिन देखिए इकोसिस्टम। एक्सप्लोर नहीं हुआ। मजे की हाँ। बात ये है, बदकिस्मती की बात ये है कि वो एक्सप्लोर नहीं हुआ। यही तो हम बिल्कुल, कहते हैं कि बिल्कुल। पाकिस्तान में बेतहाशा चीजें डिस्कवर करने की डिस्कवर जरूरत करने है, की एक्सप्लोर जरूरत है। करने आई की बीन टू जरूरत करक, और जिस तरह से ये कह रहे हैं, करक वाकई बहुत खूबसूरत है, करक के लोग बहुत खूबसूरत हैं। एक तरफ आपको, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं ना, तो एक तरफ आपको ग्रीन पहाड़ मिलेंगे, तो दूसरी जानिब सलमान बिल्कुल संगलाख मिलेंगे। बहुत खूबसूरत है वो, डेफिनेटली। और बाकी आप सही कह रहे हैं कि इसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम डिस्कवर करें। आप लोग जो है वो भी अपने अंदाज से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरत चेहरे को दुनिया के सामने रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और अंबर ने तो अभी कह ही दिया है कि करक के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको भी जाता है। वैसे पूरे पाकिस्तान के लोग खूबसूरत हैं, आसिफ खान साहब भी। लाहौरी तो बहुत वेलकमिंग है। तो ये है जी जिंदा दिलान लाहौर के। आज हाँ। हमारे साथ दो होटलियर्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग Thank आसिफ you. खान साहब एंड गुलरेज खटक साहब। आपने इतने अच्छे सजेशंस दिए। बिलाशुबा पाकिस्तान में बेतहाशा खूबसूरती है, लेकिन कहीं हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अब जैसा कल भी हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी कि लाहौर के मॉल्स बड़े खूबसूरत हैं। हाँ जी, लाहौर में बेतहाशा अट्रैक्शन है और लोग आते हैं। ये एक स्टॉप ओवर भी है पूरे बहुत पाकिस्तान से में। शहरों से जो इर्द गिर्द शहर है, वहाँ से सिर्फ मॉल्स देखने के लिए आते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को मजीद इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, मजीद उसकी ब्यूटिफिकेशन की जाती है। और किनाल की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से सलमान, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि लोग एक्चुअली इस खूबसूरती को देखें। ऐसा ही है। और वैसे भी हमारी कैनाल जो है वो लाहौर के माथे का झूमर है, मैं तो समझता हूँ। उसको अगर डेकोरेट किया जाए तो ये थे हमारे आज के गेस्ट। आप लोगों को बड़ी मजा आया होगा इनकी गपशप सुन के, इनके आइडियाज जान के, बहुत अच्छे रेस किए। तो अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मजीद इंस्पायरिंग स्टोरीज भी होंगी, बड़े मजे के गेस्ट भी होंगे जिनसे हम बातें करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले सलमान ने कहा था कि बहुत सी इंस्पायरिंग स्टोरीज और भी हैं हमारे पास, बहुत कुछ और भी है हमारे शो में, और इस शो को फिर अब आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है और बाकी में इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से आपको मिलवाने का वक्त आ गया है। तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन की तरफ। जी हाँ, पाकिस्तानी खवातीन किसी से पीछे नहीं, किसी से कम No नहीं, doubt. और इतना अच्छा काम कर रही हैं कि अपने काम के जरिए हमें इंस्पायर करती हैं। तभी तो हम इन्हें कहते हैं कि दे आर इंस्पायरिंग वुमेन। Yes. आज जिस इंस्पायरिंग वुमेन से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो भी बेतहाशा काम कर रही हैं। पहले इन्होंने डेंटिस्ट्री पढ़ी, शी इज़ अ डेंटल सर्जन, लेकिन उसके बाद इनका इंटरेस्ट क्योंकि फिलोसफी में था, पॉलिटिकल साइंस में था, इन्होंने उसमें भी मास्टर्स किया। और रेडियो पाकिस्तान में बतौर आरजे भी परफॉर्म कर रही हैं। साथ ही साथ ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इन्होंने समीना ज़फ़र के नाम से एक एनजीओ, एक फाउंडेशन जो है वो रजिस्टर करवाई, उसकी फाउंडर हैं और सीईओ हैं। वाओ। और साथ ही साथ ये भी इनके हवाले से बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर थैलेसीमिया सेंटर्स और ओल्ड एज होम्स में भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। अमेजिंग। साथ ही साथ जिस तरह से सलमान ने कहा कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, सो कच्ची आबादी में यानी कि स्लम एरियाज़ में ख़वातीन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए भरपूर काम कर रही हैं। वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा फ्री डेंटल कैंप का भी एहतमाम करती हैं वो रिपीटेडली। और वहाँ पे जो लोग ऐसी प्रोफेशनल्स हैं जो कि काम बहुत अच्छा, हुनरमंद हैं एक्चुअली, जो कि अच्छा काम कर सकते हैं, बट उनके पास कोई काम करने के लिए रास्ता नहीं है, उनको रास्ता भी दिखाती हैं। बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर अबीरा फातिमा ने। वेलकम करते हैं। Abira, वेलकम टू द मॉर्निंग। thank you so much. Thank you for having me on the show.
इतना लंबा आपका तारुफ है और आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, हम तो ये सवाल सोचने पे मजबूर हो गए कि शुरू कहाँ से करेंगे, कि ये जर्नी का जो आगाज़ है ये आपने कैसे किया? बल्कि इंसान आमतौर पे देखा जाता है एक ही चीज़ पढ़ता है। आपने इतनी डाइवर्सिफाइड आपकी जो है क्वालिफिकेशन है, एक साइड पे डेंटल सर्जरी, एक साइड पे फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, और टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं ना। इस तरह से है कि I never wanted to become a doctor. My father wanted me to become a doctor. और मेरी जर्नी जो है वो शायद मेरे पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस तरह के उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरी जब बेटी होगी तो मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा। तो इस तरह से डेंटिस्ट्री भी उन्होंने ही चूज़ की, क्योंकि उनका ये विज़न था कि एज अ फीमेल रात को इमरजेंसीज़ में जाना वो शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कॉन्सेप्ट समझना। तो वो ये चाहते थे कि इमरजेंसी ना हो और आप अपने टाइम पे जाएं, काम करें और आ जाएं। तो इस तरह से डेंटिस्ट्री उन्होंने चूज़ की। अच्छा, बिल्कुल। और बहुत से पाकिस्तानी बच्चों का ऐसी तरह ये सबका ये बहुत से लेकिन आई एम ग्लैड कि मेरे फादर ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के डिसीजंस के ऊपर जो अच्छे डिसीजंस वो लेते हैं आप उनके लिए स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मैंने की प्रोफेशनली। जब आप ये समझ लें कि एक मछली को आप दरख्त चढ़ने पे लगा दें, तो मेरी वो मिसाल थी मेरे लिए। मैंने फेलियर्स भी देखे इस प्रोफेशन में। पहली दफ़ा जिसको कहते हैं कि आप गिर के उठना सीखते हैं, तो डेंटिस्ट्री ने मुझे ये तोहफ़ा भी दिया कि मैंने ये स्ट्रगल में से भी गुजरी। पॉजिटिव थिंग अबाउट यू कि आपने एक्चुअली उस गिरने को गिरना नहीं समझा, उसको उठ के सीखा। इसका भी क्रेडिट मेरे फादर को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैंने इस चीज़ को सीखा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप किसी चीज़ में अपना फोकस रखें तो वो चीज़ हो जाती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस तरह से मेरी डेंटिस्ट्री की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद साइकोलॉजी में शौक था, तो मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया लम से। उसी के साथ मिलती जुलती मैंने सोचा कि वाई नॉट अगर हम कोई ऐसी फील्ड में मास्टर्स कर लें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई भी काम आप करें, वो कोई हॉबी हो या कोई शौक़ हो, कुछ भी हो, मैं इस चीज़ को पर्सनली अच्छा समझती हूँ कि आप किसी अच्छी प्लेटफॉर्म को ढूंढें और फिर उस पे वो काम करें। कोई छोटी हॉबी भी है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, तो मैं हमेशा उसका कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढती हूँ कि आप उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें। तो इस तरह से फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया फ़िलासफ़ी में। उसी के साथ फिर जब वो कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा वाई नॉट अब कोई और सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो ये मैं आपको ये सही बात बताऊं कि ये कुछ प्लान्ड नहीं है कुछ भी। और अभी भी मुझे ये लगता है कि दुनिया में इतने ज़्यादा इल्म है, दुनिया इतनी खूबसूरत है कि ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है और आप सोचते हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। क्या बात है। तो ये तो आपकी जर्नी थी जो कि आपकी एजुकेशनल जर्नी थी। अब ये बताइए कि जो आप फिलैंथ्रोपी के हवाले से काम कर रही हैं, आपने बाकायदा एक एनजीओ भी बनाई है, उसका क्या मकसद है और क्या जहन में ख्याल आया कि नहीं अब मुझे कुछ ऐसा काम भी करना है? समीना ज़फ़र मेरे पेरेंट्स हैं, उन्हीं के नाम पे मैंने एक छोटी सी एनजीओ आप कह लें, वो एनजीओ भी उसको नाम दे दिया गया। मैं तो बेसिकली कैंप्स करती थी, अपने कज़न्स भाई जब हमने वीकेंड पे फ्री होना तो मैं उनको ये कहती थी कि चलें इस्लाम एरियाज़ में चलते हैं, वहाँ जाके कभी विंटर सर्दियाँ आ रही हैं तो शॉल्स ले गए, कभी राशन ले गए, इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ जाकर मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर राशन और चादरों से ज़्यादा ज़रूरत सेहत की है, हेल्थ की है। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी मेरी, मैंने जो डिग्री अपनी कंप्लीट की जो मैं छोड़ चुकी थी, जैसे मैं आपको बता रही थी पहले, कि मैंने ये सोचा कि शायद डेंटिस्ट्री एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हम आसानियाँ बांट सकते हैं और जो हमारी सोसाइटी में इस दरवाजे को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। फिजिशियंस तो फिर भी वो कैंप्स कर लेते हैं, डेंटिस्ट्री इटसेल्फ एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं इनके, और पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैंने जो अपना जर्नी शुरू की समीना ज़फ़र फाउंडेशन में, वो छोटे कैंप से शुरू की और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कहते हैं ना कि जब आप एक नीयत बांध लेते हैं आसानी बांटने की तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोलते जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उनके साथ कोलैबोरेशन में मैं कुछ इदारों के साथ काम कर रही हूँ, और मेरी जो एनजीओ है इसका मकसद ये है कि हम अपनी स्किल को वॉलंटियर करें। वो इंजीनियर है, वो आर्किटेक्ट है, वो कोई डॉक्टर है, पुलिस ऑफिसर है, वकील है, मैं इन सब लोगों को, क्योंकि मैं सोशलाइज़ करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि उन सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पर लाकर फिर एज अ ब्रिज
काम करूं उन लोगों के साथ जो ज़रूरतमंद है, ठीक है। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो एक शेर भी है ना, अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग साथ मिलते रहे और काफिला बनता गया। अच्छा ये बताइएगा कि अभी किस स्केल पे आप काम कर रहे हैं, ये कारवां कितना बड़ा है और पूरे पाकिस्तान में या सिर्फ लाहौर में काम हो रहा है? अच्छा, मेरी लिमिटेशन ये है कि क्योंकि मैं डोनेशंस नहीं लेती। मुझे जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे फादर ने मुझे ये कहा था कि बेटा आप ये काम करें लेकिन आपने डोनेशंस नहीं लेने। हम थोड़ा काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, बजाय इसके कि हम लोगों से पैसे मांगें। उससे बेहतर ये है कि आप जो खुद अर्न करते हैं उसमें से बहुत थोड़ी सी अमाउंट आप सर्व करें, स्पेशली आपका टाइम और आपका विजन। ये ज़्यादा ये देखें, हम लोग एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे पैसे देने वाले बहुत हैं पर उन्हें यूटिलाइज़ कैसे करना है ये बताने वाले बहुत कम हैं। मैं अक्सर अपने कलीग्स को ये कहती हूँ कि आप लोग किसी को 5,000 10,000 दे देते हैं लेकिन इन बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि हमने ये मैनेज कैसे करने हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो मेरा फ़िलहाल जैसे आपने जो सवाल पूछा कि कितना मैंने इसको एक्सपैंड किया है, मैं इसको एक्सपैंड कर नहीं रही क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं ऐसे लोगों को स्लम एरियाज़ में लेकर जाऊं जो लोग हम लोग वहाँ जाते ही नहीं है ना, हम उन लोगों से मिलते ही नहीं हैं, हम उनसे बात ही नहीं करते क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद उनके पास जो ज़रूरत की चीज़ है वो है, पर ऐसा नहीं है। उन्हें हमारी ज़रूरत है, उन्हें विजन की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ भी इन कोलैबोरेशन आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही हैं जिसमें ओल्ड एज होम के हवाले से भी काम हो रहा है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के हवाले से भी काम हो रहा है, सो वो क्या है, उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। हमारा आफियत है ओल्ड एज होम सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स लाहौर के अंदर। वहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग हैं तकरीबन 20+। उनके लिए हमने लास्ट मंथ एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हमने उन्हें पहले फ़ेज़ में स्क्रीनिंग दी, डेंटल स्क्रीनिंग बोलते हैं हम, जिसमें हम उनके ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और ये देखते हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब उसके अगेंस्ट हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स और डिफरेंट क्लिनिक्स जो मेरे कलीग्स हैं उनको हम फिर जो कहता है कि जी मुझे आप महीने के 2 पेशेंट भेज दें या 3 भेज दें, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट्स कॉस्टली होते हैं, हम उसमें मटेरियल इन्वॉल्व है, उसमें हमारा एक पूरा सेटअप, एक पूरा यूनिट हमें चाहिए होता है उस काम के लिए। तो इस तरह से फिर ये है कि उसको हम अरेंज कर रहे हैं फ़ेज़ 2 में कि हम उनके लिए इस तरह के ट्रीटमेंट्स उनको दे सकें। तो अभी उनके साथ तो मेरी ये कोलैबोरेशन। मुझे आपकी बात से थोड़ा सा एहसास हुआ कि वाकई में एक आम डॉक्टर जो है वो तो आप जाके कहीं पर भी कैंप लगा सकते हैं और आप बहुत आसानी के साथ ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, बट एज फॉर अ डेंटिस्ट इट्स रियली डिफिकल्ट। तो आप फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और मुख्तलिफ क्लिनिक्स में इनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कैंपिंग का मतलब क्या होता है फिर? कैंपिंग देखें, कैंप ये होता है कि मैं अपना कुछ बेसिक डायग्नोस्टिक सेट लेकर आऊँगी, मेरा एक फॉर्म है, उसके ऊपर मैं जिसको आप कहते हैं ना कि कंसल्टेशन के लिए हम जा रहे हैं, हम उनको कंसल्ट करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आपके ये कंसर्न्स हैं। क्योंकि देखें मुंह के जो अंदर हालात होते हैं ना वो इंसान को उस वक्त पता चलता है जब आपको पेन शुरू हो जाती है, जब आपको दर्द होती है। उससे पहले स्टेजेस पे अंदर हाइजीन क्या है, कितने दांतों को कीड़ा लगा हुआ है, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा अनलेस एंड अनटिल आप टॉर्च लेके खुद एग्जामिन ना करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेरा ये मकसद होता है कि वहाँ जाके उन लोगों को बताया जाए। दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि इस तबके का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो क्वैक्स हैं ये लोग उनके पास चले जाते हैं विलिंगली, ठीक है। सबसे बड़ा मसला है कि विलिंगली ये लोग जाते हैं और उसके कौन सी बीमारियां ले आते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। हेपेटाइटिस, एड्स और अब कोविड का जो हमारा कितना बड़ा मसला है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं होते। उनको मेरा जो भी पेशेंट आता है ना, मतलब मैं अगर कैंप कर रही हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल काउंसिल कर दूँ कि ये मेरे पास से जाने के बाद ही किसी क्वैक के पास ना जाए। अच्छा, एक चीज़ जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप क्योंकि इस्लामी एरियाज़ में जाते हैं, यू नो साइकोलॉजी भी आपने पढ़ी हुई है और आपने बहुत सा ऐसा काम किया हुआ है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से भी हम देखते हैं कि ऐसी जगहों पर बहुत से मसाइल होते हैं, जहनी मसाइल भी आप ट्रीट करती हैं वहाँ पर, या सिर्फ डेंटिस्ट्री के हवाले से ही वहाँ पर कैंपिंग की जाती है? मेरे ख्याल से कोई भी डॉक्टर है वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता अगर वो अपने पेशेंट को काउंसिल नहीं कर सकते। अगर आप अपने पेशेंट को ये एतमाद नहीं दे सकते कि वो यहाँ से शिफा लेकर जाएगा, या उसका ये जो मसला है ये दुनिया का आखिरी मसला नहीं है। देखिए जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो मॉरली बहुत डाउन होते हैं,
स्पेशली मैं फिर बात करूँगी डेंटिस्ट्री की। हमारा तो एक जो सेटअप होता है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या डेंटल चेयर होती है, उसको देखकर लोग डर जाते हैं, कंसल्ट नहीं करने आते कि पता नहीं ये दांत निकाल लेंगे। कैसे करती हैं उनको कि नहीं हम आपकी बेहतरी के लिए आए हैं और हम आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? अच्छा, ये जो जहाँ पे हम कैंप्स करते हैं ना, वहाँ पे हमें ज़्यादा ये मसला आता है, क्योंकि वो लोग डिमांड करते हैं फौरी इलाज। अगर आप आए हैं तो वो पहली चीज़ आपसे ये पूछेंगे कि दांत भर जाएगा, आप दांत निकाल लेंगे अभी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज चाहिए होते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें फिर बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ ओपन डिस्कशन करनी पड़ती है, उन्हें अपना पूरा प्लान बताना पड़ता है। मैं तो कहीं पे भी कैंप करने जाती हूँ, जैसे मैंने आपको आफियत का बताया, वहाँ पे भी क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे और ऑब्वियसली वो जिन हालात में रह रहे होते हैं, नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उन्हें दी हुई हैं, लेकिन उनका ये है कि क्योंकि वो घरों से दूर होते हैं तो वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। तो जब मैंने पहला कैंप वहाँ पे किया, तो जब मैं कैंप करके ख़त्म कर रही थी, मतलब मैं सुबह जैसे 8 बजे गई तो मुझे तकरीबन 2 बज गए सिर्फ उनको चेक करने में। तो वो ये वेट कर रहे थे कि अब ये फिलिंग कब करेंगी और एक्सट्रैक्शंस कब करेंगी। तो मुझे उन्हें ये समझाना पड़ा कि नहीं, कि इट्स लॉन्ग step It's a by long step, process, you step have by to step. wait, एग्जैक्टली। आपने पैनिक नहीं होना। अच्छा Right. अबीरा, जाने से पहले ये बताइए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्योंकि हाँ। आपने शुरू में इस तरह बात की, मुझे यकीन है कि आप आगे भी बहुत कुछ करने के आपके प्लान्स होंगे। प्रिसाइजली बताइए क्या ये करने जा रही हैं। कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, जहाँ अच्छा। किस्मत लेकर जाएगी, जहाँ वक्त लेकर जाएगा। सरप्राइज करना चाह रही हैं। नहीं ये ऐसा भी एक कुछ अच्छी बात है वैसे तो। थैंक यू सो मच बीरा, Thank आप you very यहाँ much. पे आई और आपने बहुत अच्छा काम करी, बहुत बेहतरीन काम करी हैं और ऐसे ही लोगों की खिदमत करती रहें। एंड आई एम श्योर यही आपके फ्यूचर प्लान्स भी होंगे कि जहाँ किस्मत ले जाए कुछ अच्छा ही करेंगी। और ऐसे ही इंस्पायर करती रही हमें। Yes. ये थी हमारी आज की इंस्पायरिंग वुमेन, और आप लोगों को भी इनकी स्टोरी जान के बहुत अच्छा लगा होगा, इनकी Definitely. जर्नी जान के बड़ा अच्छा लगा। और जिस इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि एक तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए, अपने अलावा दूसरे लोगों का भी सोचना चाहिए। वो अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनका ख्याल हमें ही रखना है। एग्जैक्टली। और शी इज़ एक्चुअली एन इंस्पिरेशनल। बहुत अच्छा काम करी है, बहुत बेहतरीन काम करी है और हम सबको थोड़ा थोड़ा सीखना है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अगर हम अपना रोल प्ले कर सके, किसी के लिए भी थोड़ी सी आसानी कर सके, थोड़ी सी बेहतरी कर सके, तो आई थिंक हमारी ज़िंदगी का मकसद भी जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और सोसाइटी एक बहुत बेहतर एक एक अच्छी सोसाइटी हम तरतीब दे सकेंगे। सो ये तो थी आज की हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरी, लेकिन यहाँ पे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ की कमी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ीद क्या कर रहे हैं ये आपको बताने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अपने सेगमेंट थम्स अप की तरफ। तो आज की थम्स अप स्टोरी है तलहा तालिब की। जी हाँ, जी ये हाँ। वही तलहा तालिब हैं जो कि ओलंपिक्स में गए और इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत सारा वहाँ पर परफॉर्म किया और पाकिस्तानी इनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए। थोड़ी सी इन्होंने एक जगह बनाई कि पाकिस्तान मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब क्या किया उन्होंने? बहुत बेहतरीन काम किया है जनाब। उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं और वाह। पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है एक दफ़ा फिर। जिस तरह सलमान ने कहा कि तलहा तालिब के चर्चे हैं, तो जहां 2020 में तलहा तालिब के चर्चे थे ओलंपिक्स में, अब एक दफ़ा फिर इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपना नाम रोशन किया है। उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और कितने अच्छे लग रहे हैं। पाकिस्तान का फ्लैग जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने कंधे पे रखा है और साथ ही हाँ। मेडल दिखा रहे हैं सलमान। और बहुत ये खुशी होती है पाकिस्तानियों को इस तरह देख। आप देखिए कि इन तस्वीर में उनकी मेहनत, जैसा एक में वो मेडल दिखा रहे थे, उनके हाथ में जख्म भी हुआ है। Yes. तो ये किस मेहनत से गुजरते हैं। गुजरावाला के नौजवान और इनके वालिद साहब ने इनको घर में ट्रेन किया, इनकी तमाम तर खुराक और सब चीज़ें, ट्रेनिंग को भी देखते रहे और बिल आखिर तलहा तालिब ने वो कर दिखाया जिसका हम सबको बार उम्मीद थी, बार करके यकीन थी। दिखा रहे हैं और actually. हम यही चाहेंगे तलहा कि आप इसी तरीके से परफॉर्म करते हाँ। रहे। लेकिन फिलहाल जो आपने कामयाबी हासिल की है इसमें हम आपको देने जा रहे हैं Thumbs up. और हम चाहते हैं कि हम आपको बार बार थम्स अप करते रहें। Yes, and I'm sure हम करते रहेंगे। यस, इंशाल्लाह आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। आइंदा आने वाले जो जितने भी कॉन्टेस्ट होंगे उसमें
अभी तो आपने ब्रॉन्ज जीता है, आप इंशाल्लाह गोल्ड भी गोल्ड भी जीतेंगे, पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे। हमारी सबकी भरपूर उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, हमारा और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें। और अभी इसी छोटी सी बात के साथ हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है, लेकिन बहुत कुछ है अभी प्रोग्राम में और ये सिलसिला भी रुकना नहीं है। जी, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सबके साथ एक दफ़ा फिर मैं और सलमान आपके सामने हैं और बेहतरीन सेगमेंट्स का सिलसिला चल रहा है। बेहतरीन लोगों से आपकी मुलाकात करवाई, उनके बेहतरीन टिप्स आपको बताए, ज़िंदगी गुजारने का कैसा बेहतरीन अंदाज होना चाहिए वो भी आपसे शेयर किया। लेकिन और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए और ये भी आपको बताते हैं कि आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, फैशन में क्या इन है, क्या करके हम अच्छे लग सकते हैं और कैसे छोटी छोटी चीज़ों से हम अच्छे और खूबसूरत लग सकते हैं। आपको लिए चलते हैं फैशन की दुनिया में। सेगमेंट है हमारा फैशन क्रेज। So everybody is crazy about fashion, yes. और होना भी चाहिए, फैशनेबल दिखना चाहिए, लेकिन कैसे दिख सकते हैं? और ये सब हम जानते हैं उन लोगों से जिनका गहरा ताल्लुक होता है फैशन इंडस्ट्री से। yes. तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक फैशन मॉडल से। नौजवान फैशन मॉडल है जो कि मॉडलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। उनसे जानेंगे उनका फैशन स्टाइल क्या है, किस तरीके से वो देखते हैं, फैशन को फॉलो करते हैं, कैसे वो ट्रेंडी रहते हैं। हमें ज्वाइन किया है जुनैद चौधरी ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो जुनैद। जुनैद, सबसे पहले तो ये बताइए कब से इस फील्ड में हैं और कैसे सोचा कि एक मॉडल ही बनना है? When I was in my school life, तो मैं देखता था टीवी ड्रामाज और ये वो ना, तो एक क्रेज़ होता है हर बंदे को कि इन जैसा दिखना बनना। उसके लिए फिर वर्किंग स्टार्ट की, ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म मिलते गए। सो आई स्टार्टेड वर्किंग। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह रास्ता आपके लिए खोल देता है तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। बेशक ऐसे। सही। तो फिर मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि व्हाई डोंट यू जॉइन एनी टाइप ऑफ एजेंसीज, और इस तरह का कुछ क्राइटेरिया होता था उस टाइम पे। सो वेंट टू सिट्रस टैलेंट। तो बेसिकली मेरा बेस जो है वो सिट्रस ने बनाया था। ठीक। तो उसके बाद मैं काम करता रहा फिर डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया। फैंटा का डीवीसी सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने किया था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मुझे फॉरेस्टर ने फैच किया, एक पाकिस्तान का लार्जेस्ट ऑनलाइन ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड है। सही। उनका मैंने शूट किया। फिर देन संतोष कुमार, एज एवरीबडी नोज अबाउट संतोष, तो उन्होंने मुझे फैच किया था, उनके लिए मैंने किया था। नाउ आई एम बेसिकली लुकिंग टुवर्ड्स टीवी। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, सलमान कह रहे थे कि आप जैसे लोग जो कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि कैसे ट्रेंडी रहा जा सकता है, कैसे अच्छा दिखा जा सकता है। सो क्या ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं? ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, आपको पता ही है। लंबे बालों का ट्रेंड चला था लास्ट डेज में, तो उसको रीन्यू करने के लिए ही हम लोग भी वो चीज़ करते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ बिग स्टार, लेकिन अल्लाह ऐसा टाइम भी लाएगा कि हमसे ऊपर भी स्टार्स बैठे हुए हैं, तो हम भी उनको कॉपी करते थे और उनके जैसा दिखना चाहते थे, स्टार दिखना चाहते थे। सो फिर फैशन चलता है लंबे बालों का, तो मैंने सोचा कि बाल लंबे किए जाए। ठीक है। फिर फैशन चलता है जीन्स का, रिप जीन्स का, वो सब ट्रेंड फॉलो करते करते आप एक फैशन को फॉलो करते जाते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कुछ डिफरेंट करने का होता है कि व्हाई डोंट आई लुक डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी। सो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे लग रहे हो। और आपको कंफर्ट बेसिकली मैटर करता है। और एक मॉडल जो है वो अपनी ट्रेंड के हवाले से, फैशन जो भी स्टाइल चल रहा होता है उसके हवाले से अपने आप को चेंज करता रहता है। आप भी ऐसे ही करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर आपने मेरे रिसेंट शूट्स देखे हो तो मेरी बियर्ड बिल्कुल भी नहीं है उसमें, बहुत ट्रिम्ड है और मेरे बाल बियर्ड इज इन ट्रेंड एक्चुअली। बियर्ड इज इन ट्रेंड, क्योंकि लंबे बालों के साथ बियर्ड एक अच्छा मैच, मैन की पर्सनालिटी में अच्छा मैच होता है। विदाउट बियर्ड बाल लंबे करना doesn't look nice to me। मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो बियर्ड प्रेफर नहीं करते हैं। तो लेकिन देखा जाए तो अपनी मर्जी है, फैशन है। ठीक है। हाँ, फैशन है, अगर आपको सूट कर रहा है, अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि हम कुछ उसके बाद आपको शॉर्टकट्स में भी देखेंगे दोबारा। Nobody knows। अच्छा, वैसे तो आज तो आप फॉर्मल ड्रेसिंग आपने की हुई है, वैसे कंफर्टेबल किस में होते हैं? कैजुअल ड्रेसिंग, पाकिस्तानी शलवार कमीज या किस में? कंफर्टेबल बेसिकली मैं होता हूँ पोलो शर्ट्स पे और जीन्स पे, बिकॉज दैट कंफर्ट आपको फॉर्मल में नहीं मिल सकता वो।
आपका बैठने का तरीका चेंज हो जाता है, कैजुअली भी और फॉर्मल में ऑब्वियसली आप बिहेव कुछ और तरह का करते हो, बैठते किसी और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का बेहतर तरीका फॉर्मल में होता है। और इफ़ यू आर गोइंग टू समवेयर पार्टी और एनीथिंग लाइक दैट, तो आप नॉर्मल कपड़े भी पहन के जा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अच्छा, बात करें कि हम ख़वातीन के फैशन के हवाले से तो बहुत कुछ है जो कि ट्रेंड में रहता है और लोग उसे फॉलो भी कर रहे होते हैं, बट मेंस फैशन इज समथिंग जो कि बहुत लिमिटेड होता है। सो क्या है मेंस फैशन में, ताकि जो हमारे लड़के आपको देख रहे हैं बेसिकली और सलमान जैसे जैसे बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो इन्हें पता चले कि क्या ट्रेंडी है। ट्रेंडी ये है कि आप अपनी थीम्स खुद बनाते हैं। हाँ, मेक योर थीम्स योरसेल्फ। जीन्स आपके पास कुछ और पड़ी हुई है, शर्ट का कलर कुछ और है, इफ यू आर वेयरिंग अ ब्लेजर उसका कलर कुछ और है, नो मैटर। आपने देखना है कि हाँ मेरा स्किन टोन ये है, आई कैन गो विद इट, वेयर व्हाटएवर यू तो एग्जैक्टली जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं, दैट्स योर फैशन। दैट्स योर फैशन। तो बट आपके यहाँ होने का मेरे ख्याल से कुछ फ़ायदा उठाएं व्यूज़ भी, क्या टिप्स देंगे आप, किस तरीके से, मतलब एक अच्छा फैशन मॉडल बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्रूमिंग, अपनी ग्रूमिंग सबसे पहले करनी चाहिए। अपना वे ऑफ टॉक, अपना वे ऑफ वेयरिंग, सब कुछ आपको बदलना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज आपको लाखों करोड़ों दुनिया, पूरी दुनिया नहीं आपको देखना होता है और आइडियलाइज करना होता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप किसी मॉडल को या एक्टर को अपना रोल मॉडल बना के ना उसकी ज़िंदगी पे चलने लग जाते हो। As I was, when I was nothing, when I started this field, तो मुझे फिरोज खान बहुत पसंद था। I was very inspired with him. So उसको देखते देखते ही behind the scenes देखने, वो कैसे काम कर रहा है, how the way he's talking, how the way he's sitting, तो उसको देखते मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं कैपेबल हो गया हूँ, अब तो सीख रहा हूँ, अब तो स्टार्ट है। तो ये चीज़ें हैं कि कॉन्फिडेंस सबसे पहले आता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, एनीथिंग यू वांट टू डू। अच्छा, दुनिया में कोई भी काम। पहले ही कहा जाता था कि मॉडलिंग के लिए जो है एक अच्छी हाइट होना बड़ा ज़रूरी है, या इस तरह की स्पेसिफिक फिगर होना बड़ा ज़रूरी है। क्या अभी भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? हाइट मैटर करती है। हाइट मैटर वहाँ तक करती है कि अगर आपके पास लुक्स उस मुताबिक नहीं है तो आपकी हाइट मैटर करेगी, ठीक है। और अब जैसे कि देखा जाए फीमेल मॉडल्स की हम बात करते हैं, इकरा अजीज पाकिस्तान वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो शी इज़ नॉट वेरी हाइटेड, एज आई वर्क विद हर ऑल्सो, शी इज़ नॉट वेरी हाइटेड। लेकिन क्या चीज़ है, उसने अपना फैशन ट्रेंड, अपना जो उसकी कैपेबिलिटी थी उसने वो छुपाया नहीं है, अपना स्टाइल बेसिकली लेके आया ना। वही बात है कि अब तो हर तरह के जिस तरह से हम बात करते हैं कि हर चीज़ को हमने मिथ्स को ब्रेक करना है। हमने जो एक चीज़ें चल रही थी कि डार्क टोन नहीं होनी चाहिए या आपको चबी नहीं होना चाहिए, तमाम तर चीज़ें हम ब्रेक कर रहे हैं और हम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए एक बेहतरीन अंदाज में आगे जा रहे हैं, फैशन को भी बड़े अच्छे अंदाज में आगे लेके जा रहे हैं। सो फैशन को, आप पाकिस्तानी फैशन को कहाँ देखते हैं कि कितनी हद तक हम बेहतर कर रहे हैं परफॉर्म? रिसेंटली ईयर्स में पाकिस्तान ने बहुत इम्प्रूव किया है एज कम्पेयर टू हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। हॉलीवुड तो ऑब्वियसली टॉप पे जा रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू बॉलीवुड हम फैशन में काफ़ी उनके साथ कम्पीट करना शुरू कर गए। और पाकिस्तानी फैशन जो है पूरी दुनिया में बड़ा पसंद भी किया जाता है। पूरा पसंद किया जाता है बिकॉज हमारी स्किन टोन बहुत अच्छी है ना। पाकिस्तानी की स्किन टोन्स को बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं बाहर के लोग, और बेसिकली फैशन इंडस्ट्री में भी स्किन टोन्स को बहुत नोटिस किया जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने मुख्तलिफ फैशन डिज़ाइनर्स के साथ काम किया, सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया, कौन से आपके ज़्यादा पसंदीदा हैं? मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा फैशन डिज़ाइनर जो थे वो संतोष कुमार के थे। ही वाज अ वेरी हम्बल पर्सन। उन्होंने मुझे बेसिकली अपना भाई बना के उन्होंने मुझे इस फील्ड के अंदर उन्होंने मुझे करवाया। अच्छा, उनके बड़े डिफरेंट यूनिक होते हैं। आइडियाज भी उनके बहुत आइडियाज यूनिक होते हैं, कुर्ता स्टाइल्स बड़े मजे के, बहुत मजे के होते हैं कि नया टैलेंट और नया लोग इससे परफेक्ट होके बाय करे और ये वो सब चीजें। तो वैसे ईस्टर्न अटायर्स कितनी पसंद है? पाकिस्तानी शलवार कमीज, अब तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हर जगह यही वेतन करके जाते हैं, बल्कि अब तो हॉलीवुड में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे शलवार कमीज पहनी जा रही है मुख्तलिफ प्रीमियर्स पे। बेसिकली मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अपने कल्चर को प्रमोट करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। देखिए, एक पाकिस्तानी होने का और एक अपने आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक पाकिस्तानी होने का आपको यही होना चाहिए कि आप किसी के पास, किसी के मुल्क में जाके बैठे हुए हो तो आपको अपनी फैशन सेंस पे कोई ना हो यार मैंने क्या पहना हुआ। तो अपने अलावा और फैशन मॉडल कौन कौन से पसंद है? मुझे आपको मैंने जैसे कि पहले बता दिया था, फिरोज खान, यस, ठीक है, देन इमरान अब्बास, इंस्पायर्ड विद। अगर हम मॉडलिंग फील्ड को प्रॉपर देखा जाए ना तो हसनैन लहरी। अच्छा, अब पिछले कुछ ऐसा पहले, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री के अंदर लोग जो है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, प्रिसाइसली ये भी बताइएगा। पहले हमने देखा कि लड़के जो है वो साड़ियाँ पहन के भी वो वॉक कर रहे थे, तो कुछ ऐसी चीज़ जो है वो आप फ्यूचर में करने का रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली मेरा खुद एक एम है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊं कि मैं पाकिस्तान
कि ये जो फैशन और ये जो मीडिया इंडस्ट्री का जो प्लेटफॉर्म चल रहा है उसको बिल्कुल बदल दूँ। हमारा जो पर्सनल फैशन ट्रेंड था, हमारा जो कल्चर था शलवार कमीज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन आल्सो, वो बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा ये बताइए कि अभी तो आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, क्या आगे आपका एक्टिंग में जाने का इरादा है? जी बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सही, थैंक यू सो मच। आप आए और बहुत सी आपने फैशन के हवाले से बात की। नो डाउट पाकिस्तान का फैशन जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में ब्लूम कर रहा है, घूम कर रहा है, आगे जा रहा है। अच्छा लगता है इस तरह के एम्बिशियस फैशन मॉडल से मिलकर। इस तरह ने कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि किसी मकाम पे पहुंचे, तो फिर पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, और वाकई हमारी स्ट्रेंथ है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान है, और हमें इस पर फ़ख्र भी करना चाहिए। बिल्कुल फ़ख्र करना चाहिए। बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन काम पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स कर रहे हैं, पाकिस्तानी फैशन मॉडल्स हों बहुत अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्चुअली जिस तरह से हम कहते हैं कि पाकिस्तानी जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रही है। पूरी दुनिया में बहुत से जो लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को फॉलो करते हैं, उन्हें पहनते हैं, हमारे पहनावे पसंद करते हैं, एग्जैक्टली पसंद किए जाते हैं, जगह है एग्जैक्टली यहाँ पर। लेकिन अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, फैशन मॉडल से तो हमने आपकी मुलाकात करा दी, लेकिन आगे चल के हमें आपको बताना है कि कहाँ से जाके आप स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, सो बहुत कुछ है आज हमारे हेल्थ एंड फिटनेस में भी, बहुत डिफरेंट आज का हेल्थ एंड फिटनेस होने वाला है, और आपको अच्छे अच्छे टिप्स, जिस तरह से सलमान ने कहा, फैशन की शॉपिंग के हवाले से ज़रूर देंगे। सो आप कहीं मत जाइए, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के जाने। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह जारी है। जी हाँ। इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हम आपको खूबसूरत लोगों से भी मिलवा रहे हैं, और बड़े ही इंफॉर्मेटिव हमारे सेगमेंट्स भी हैं। बिल्कुल। तो अब जिस सेगमेंट की तरफ हम जाने लगे हैं, इसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं किस तरीके से आप स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं। सेगमेंट है हमारा बैटल ऑफ ब्रांड्स। सो बैटल ऑफ ब्रांड्स में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा ब्रांड कितनी सेल ऑफर कर रहा है ये आपको पता चलता है इसी सेगमेंट में। और सबसे पहला ब्रांड जिसके हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं वो है चैनवन, जो कि सेल ऑफर कर रहा है फ्लैट 30 एंड 50% ऑफ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें क्लोथिंग हो, चाहे वो जेंट्स की हो चाहे वो खवातीन की हो, तमाम तरह पे, कैजुअल पे, प्रेट पे सेल जो है वो लगी है, और सेल लगी है 30% फ्लैट एंड 50% फ्लैट। सो बहुत ही बेहतरीन सेल है, और आप इनसे भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं। कैजुअल वेयर इनके बहुत बेहतरीन है, और मुझे तो इनके पर्सनली कैजुअल वेयर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप उसे एज अ ट्रैक सूट, एज अ नाइट सूट किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और बहुत लंबा अरसा चलते हैं। की सारी प्रोडक्ट लाइन ही बहुत अमेजिंग है। तो जाइए इस सेल से फ़ायदा उठाइए। दूसरे ब्रांड के हवाले से हम आपको बताएं वो है मरीटो। मरीटो के बहुत ही खूबसूरत शूज़ हैं, और 12 सेल चल रही है। यू कैन परचेज एनी शू इन जस्ट 6950। 6,950 रुपये में आप इनका कोई भी शू जो है वो ख़रीद सकते हैं। और आप देखिए कितने क्लासी और ट्रेंडी शूज़ हैं इनके। maritoshoe.com पे भी जाके जो है आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और आप जो है अगर इनकी आउटलेट आपके घर के करीब है तो वहाँ से जाके भी आप इनके खूबसूरत से शूज़ परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत अच्छा लेदर है, बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं इनकी, कमाल का इसका जो कंफर्ट है वो भी बहुत बेहतरीन है। सो बहुत आसान तरीका हमने आपको बता दिया अच्छी शॉपिंग करने का, कि आप कहीं से भी जो आपका दिल करता है अच्छे से शॉपिंग कीजिए, और अपना मूड जो है वो फ्रेश कीजिए, क्योंकि मौसम ऐसा है थोड़ा सा डल बोरिंग सा, क्योंकि हम 2 दिन से देख रहे हैं प्रॉपर वाली जो चमकदार वाली धूप होती है ना, वो नहीं निकली। सो इस मौसम में शॉपिंग करके ही अपने दिल को खुश कर लीजिए। लेकिन इस मौसम में एक तो शॉपिंग तो आपने करनी है, दूसरी चीज इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है, वो है आपकी सेहत। और सेहत को किस तरीके से हम बरकरार रख सकते हैं, बल्कि बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं अपने अगले सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में। तो जनाब, जिस तरह से सलमान ने कहा कि हेल्थ एंड फिटनेस में हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, आपकी सेहत, हमारी सेहत, हम सबकी सेहत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और जिस्मानी हो, ज़हनी सेहत हो, हर चीज़ जो है वो जुड़ी है आपकी, हर तरह की आपकी तरक्की जो है वो आपकी सेहत से जुड़ी है। अगर आप सेहतमंद हैं तो फिर ही आप ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं सेहत के हवाले से तो ऑब्वियसली आपके पहले फर्स्ट हैंड जहन में क्या आता है? डॉक्टर। और साथ ही साथ कुछ लोगों के जहन में आती है हिकमत। और अगर हम हकीम और तबीब के हवाले से बात करें सलमान, तो एक दौर था कि जहाँ पे हकीम जो है वो तमाम तर मसाइल का इलाज उनके पास होता था और बहुत मुस्तनद समझा जाता था, उनको उनके पास जाया जाता था और ऐसा ही ट्रस्ट करते थे। मैं आपको बताऊं कि आज भी अगर आपको सही हकीम मिल जाए, हाँ जी, तो आपके तमाम तर बीमारियों से आपको छुटकारा दिलवा सकते हैं। और हिकमत जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप कह लीजिए कि प्रैक्टिसिंग वे है, किस तरीके से बीमारियों से लड़ा जा सकता है, किस तरह अपनी इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है। रिसर्च हो रही है वक्तन फवक्तन, बल्कि उसमें नई से नई, इसको आमतौर पे तिब्बे यूनानी से जोड़ा जाता है, लेकिन अब तो तिब्बे नबवी भी है और बहुत से जो आप कह लीजिए तिब के तरीक़ाकार हैं उनको भी पढ़ा जाता है। तो आज हमें ज्वाइन किया है एक ऐसे ही हकीम ने जो कि मुख्तलिफ हिकमत के उलूम उन्होंने हासिल किए। और इंटरेस्टिंगली इनके वालिद साहब भी एक हकीम थे, इनके दादा भी हकीम थे, तो एक ख़ानदानी हिकमत इनकी फैमिली में चल रही है और उसी लेगेसी को लेके चल रही हैं। 28 साल का इनका तजुर्बा है। करशी के साथ भी मुंसलिक रहे, जो कि एक बड़ा मशहूर आपको पता है कि ब्रांड है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये इलाज करते रहे हैं। गल्फ़ में ख़ास तौर पर इन्होंने बहुत काम किया। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत कम हकीम हैं जो कि अब नब्ज़ देख के इस तरह इलाज करते हैं। ये उन नब्बाज में से एक हैं। हमें आज ज्वाइन किया है हकीम अताउर रहमान ने। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हम जिस तरह से अभी भी बात कर रहे थे कि हिकमत के हवाले से शायद इतनी रिसर्च नहीं हुई, कि लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत से हकीम के हवाले से ये भी डॉक्टर्स की जानिब से बताया जाता है कि वो कुछ ऐसी अद्वियात दे देते हैं जो कि इसमें मेटल कंटेंट ज़्यादा होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर किडनीज़। सो क्या एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सी जगहों पे जो हकीम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इतने ऑथेंटिक नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आपके डिस्कवर टीवी चैनल का कि जिनके तवस्सुत से अवामुन नास के लिए एक सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम को तरतीब दिया गया। और हेल्थ का इशू बहुत हॉट इशू है और ये हर घर में मसाइल पाए जाते हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि हमारी फील्ड में नॉन कॉम्पिटेंट लोग बहुत हैं। नो डाउट हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं जी। लेकिन ये सोच की बात है, समझने की बात है कि ये अंबिया कराम का पेशा है। और पहले हमारे जो दौर गुजरे हैं उसमें चूँकि 1965 के एक्ट के तहत हम लोग एक्टिव हैं, जितने भी अतिब्बा हैं, और हमारी कौंसल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये 2012 से ड्रैप और पंजाब हेल्थ कमीशन का जो कानून साजी हुई है उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो कॉम्पिटेंट और मुस्तनद लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मौजूद हैं, और जो नॉन कॉम्पिटेंट लोग थे और गैर मुस्तनद लोग जिनको हम नाम नेहात कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो चुके हैं। उनका नीम हकीम भी जिनको आप कह लें वो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क से उनका जो है ना छुटकारा हासिल हो चुका है। और आप सही तलाश करें, वो कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, आपको असली हकीम भी मिल जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे जितने मुस्तनद अदारे हैं वो बड़ा रिसर्च हो रही है, बड़ा काम हो रहा है माशाल्लाह। और मैडम ने जैसे बताया कि जिस तरह एलोपैथी के अंदर रिसर्च चल रही है उसी पैटर्न पे हमारी तालीम भी हो रही है और हमारे अदारों की रिसर्च भी हो रही है। यानी आप देखें, पहले हम लोग मैट्रिक के बाद 4 साल का डिप्लोमा करते थे और अब मुख्तलिफ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़, मसलन आपकी GC यूनिवर्सिटीज़, आपकी भावलपुर यूनिवर्सिटी, आपकी जनाब करशी यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ सुपीरियर यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर हर्बल के कोर्सेज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, यानी जिनका अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है वापस ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आ रही है। तो खैर आजकल अगर हम बात करें, सर्दियां हैं और सर्दियों में देखा जाए तो नज़ला ज़ुकाम ये ऐसी बीमारी है जो मेरे ख्याल से हर घर में होती है। किस तरीके से हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? और वैसे भी आजकल जो है कोरोना की दोबारा वेव आ जाती है हर कुछ अरसे बाद, इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखें इम्यून सिस्टम जिस शख्स का मजबूत होगा वो हर दौर में हर बीमारी से महफूज रहेगा। इम्यूनिटी के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती।
इम्यूनिटी के लिए आपका लाइफस्टाइल होता है। जो लोग अपना लाइफस्टाइल सेडेंटरी गुजारते हैं, यानी खाया पिया बैठ गए, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते और बर वक्त नींद नहीं लेते, तो ये ऐसी हालत में आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। और तिब के अंदर 2 ऑर्गन ऐसे हैं जिनके अंदर कोई डिजीज़ अगर पैदा होगी तो आपकी इम्यूनिटी फौरी ज़ीरो पे आ जाएगी। मसलन वो कौन से ऑर्गन है? एक आपका थ्रॉट इन्फेक्शन, यानी सेहतमंद आदमी भी उसको थ्रॉट की इन्फेक्शन होगी, थ्रॉट पेन होगी और उसको फौरी फीवर हो जाएगा, इम्यूनिटी डाउन हुई फीवर हो जाएगा। और इसी तरह दूसरी आपका ऑर्गन है इंटेस्टाइन। आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, यानी एक 7 फुट का लंबा आदमी है और उसको अगर 2-4 मोशन आएंगे, डिहाइड्रेशन होगी, वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इम्यूनिटी डाउन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हम ये देखते हैं कि तिब के अंदर जो काम हो रहा है ज़्यादातर वो हो रहा है जिगर के और मैदे के अमराज के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो एक आपको मेडिसिन तो देते हैं बट उसका असर कुछ अरसे तक रहता है। अगर जिन लोगों का मैदे का कोई लंबा प्रॉब्लम हो तो उसमें हिकमत कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी रिसर्च है हिकमत में? देखें, मैदा जिस्म इंसानी का हौज़ है और जिसमें इंसानी की तमाम तर रगें इस हौज़ से वाबस्ता हैं। अगर आपका स्टमक ठीक होगा तो आपके वजूद की जितने ऑर्गन हैं वो बेहतरीन काम करेंगे। तो हम तिब के अंदर मैदे जिगर को इसलिए देखें, आज कुरानिक जितने हकीम, हमारे जितने पुराने हकीम थे, कौन अतिबा, वो लोग मैदे जिगर के ऊपर फोकस करते थे। और आज की जदीद मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि आपका लीवर आपके बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका वो प्रोथोबुलिन टाइम, आपका डिटॉक्सिफिकेशन, आपका जनाब ये पीएच लेवल, यानी ये सारी चीज़ें आपका लीवर कंट्रोल कर रहा है। और लीवर अगर आपका ठीक होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन हैं, चाहे वो नर्व्स हैं, चाहे मसल्स हैं, उनकी नशोनुमा अच्छी होगी। तो इनसे अब इनका हल क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि एक तो है ना पेंडेमिक, इन इमराज को जो नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, इनको तो एंडेमिक कहा जाता है, सारा साल ही रहते हैं। इनसे किस तरह बचा जा सके? कोई दायमी इनका हल है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अवामुन नास को ये कहूँगा कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, क्लाइमेटिक चेंजिंग आती है, तो आप अपने आप को अपनी खुराक को, अपने लिबास को और अपने मजाज को मौसम के मुताबिक चेंज करें। यानी ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है कि अल्लाह पाक ने ये मौसम हमारे लिए एक अल्लाह की ये कुदरत है। हाँ, इनको हम इंजॉय उसी सूरत में कर सकेंगे जब हमारी सेहत अच्छी हो। हाँ, बिल्कुल सही। वरना सर्दियाँ आती हैं और जब आप मुरगन खाने और फिश और ये ड्राई फ्रूट, जब आपका स्टमक काम ही नहीं करेगा तो ये अल्लाह की नेमतों से आप महरूम हो जाएंगे। बेशक है। तो इन चीज़ों से इस्तेफादा हासिल करने के लिए आपको बिफोर ड्यू टाइम, सर्दियाँ आने से कबल, हम लोगों को कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, या बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें जो हैं, इससे आप इज्तनाब करें ताकि आप मूज़ी अमराज से बच सकें। और इसका हल ये है, देखें आजकल स्मोक बहुत फैली हुई है। हम लोगों को, अपने पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप जब भी खाना खाएं थोड़ा सा गुड़ खा लें। अच्छा। आप यकीन कीजिए, गुड़ इतनी आला चीज़ है कि अगर आप हर खाने के बाद गुड़ खाएंगे, एक तो सुन्नत भी पूरी होगी, खाने के बाद सुन्नत मीठा, दूसरे नंबर पे आपकी बॉडी के हाजमा भी बेहतर होगा, और तीसरे नंबर पे आपके अंदर जितने कोई जरासीम, वायरस, बैक्टीरियाज हैं, उनको भी किल करता है। अच्छा। यानी आपकी पूरी ये सॉर थ्रॉट, आपकी पाइपलाइन क्लियर कर देता है। खाने के फौरन बाद भी खा सकते हैं, और रात सोते हुए गुड़ का आप कहवा चाय भी पी सकते हैं। और कितनी मिकदार इसकी रखनी? मिकदार गुड़ की देखें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक मिकदार हो, लेकिन ये डिपेंड है कि आप कितना मीठा आप पसंद करते हैं। यानी 1 डली भी ले सकते हैं, 2 डलियाँ भी ले सकते हैं, बस इसमें कोई आधी चम्मच। डायबिटिक पेशेंट भी गुड़ थोड़ा बहुत ले सकते हैं, उनके कोई मजायका नहीं, क्योंकि इसमें सिंथेटिक चीज़ें तो होती नहीं है। ये कुदरती गुड़ हमारी कुदरती चीज़ है। देखें, शुगर का मरीज अगर बिल्कुल कुदरती मिठास छोड़ देगा तो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनने का अमल है वो स्लो हो जाएगा। यानी शुगर पेशेंट के अंदर मुकम्मल इंसुलिन बनने का अमल बंद नहीं होता, लेकिन वो इतना होता है कि आपका जो शुगर लेवल है उसको कंपनसेट ना करे, तो वो आप शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, इसमें कोई मजाक नहीं। अच्छा, ये आपने गुड़ के हवाले से तो बताया कि ये जिस तरह से स्मॉग है और इस तरह के नज़ला ज़ुकाम और इस तरह के असरात को कम करता है, जो आपके मैदे के अमराज हैं, उनके लिए ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि हम घर से ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ कर सकें कि ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर फल, हर सब्जी, हर अनाज में मुख्तलिफ न्यूट्रिशन रखी है। हमारे पास जो तिब्बे नबवी से कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, उसमें यह है कि खाने के फिलफोर आप पानी ना पिए, कि और फिर एक जो हमें इस्लामिक एक बड़ी खूबसूरत एक
एविडेंस मिला है कि 3 खाना खाएं तो 3 हिस्सों में खाएं। एक हिस्सा खुराक के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए और तीसरा हिस्सा हवा के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग मरगूब ग़िज़ा को देख के वो तीनों हिस्सों को खाने से कवर कर लेते हैं, तो फिर हमारे यहाँ तक खाना आ जाता है और डकार भी आना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे इनडाइजेशन के इश्यूज आते हैं। तो पहली तो चीज़ ये कि लोगों के अंदर ये शऊर उजागर हो कि खुराक को बिल्कुल सारी जितनी भी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, सारी ज़िंदगी आपने खाना है, लेकिन जब आप एतदाल के दायरे में खाएंगे तो यकीनन वो खाना जुज़े बदन भी बनेगा और वो ग़िज़ाइयत भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन फराहम करेगी। अगर आप एतदाल से ज़्यादा एक्सेस जो है एपिटाइट के साथ आप खाना खाएंगे तो वो खाना आपके लिए वबाल जान बनेगा। ठीक। और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही है। आजकल हम देखते हैं नौजवानों में मैदे का जो कब्ज का खास तौर पे बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा। एक तो आई गेस स्मोकिंग भी, जो स्मोकर्स होते हैं उनको तो शायद होता ही है। ये किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हैं? और स्मोकिंग लोग छोड़ना भी चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम छोड़ नहीं पा रहे होते, उनको किस तरह आप मदद करते हैं? देखिए, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इसको हम उम्मुल अमराज कहते हैं तिब के अंदर। यानी कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको ब्लड प्रेशर के भी अवारजात पैदा होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको डिप्रेशन भी होता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? ये आपकी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाके रुक जाता है और वहाँ जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, जिसको हम सुद्दे कहते हैं। वो सुद्दे जब आंतों में रहेंगे और आपका अनडाइजेस्टेड फूड बर वक्त खारिज नहीं होगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन पैदा होगा, मताफुन मवाद पैदा होगा। तो इसलिए तिब के अंदर तमाम बीमारियों के ऊपर सबसे इसको रखा जाता है कि किसी पेशेंट को अगर कब्ज का इशू है तो इसको फौरी रेक्टिफाई किया जाए। उसकी वजूहात हैं, देखें, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। हम लोग अक्सर देखें हमारा लाइफस्टाइल ऐसा, खाना खाया वहीं बैठ गए और वहीं पे अपनी मीटिंग शुरू कर दी, वहीं पे अपना ऑफिस वर्क शुरू कर दिया। देखें, कब्ज के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है और आजकल जो हमारे पास बेहतरीन सब्ज़ी भी उसको हम कहेंगे और फल भी कहेंगे वो गाजर है। यानी गाजर इतनी आला चीज़ है, इसका आप बेशक जूस ना पिए, जो शख्स रोज़ाना एक गाजर सुबह निहार मुँह खाएगा सारी ज़िंदगी उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। वाह, क्या बात है! ये तो बहुत ही सिंपल सा इलाज है। एक गाजर रोज़ाना, एक गाजर रोज़ाना छील लें और उसको आप इस्तेमाल करें। देखें, पुराने वक्तों में हमारे बुजुर्ग गाजर का पानी, सौंफ का पानी बच्चों को यादाश्त के लिए, मेमोरी के लिए और दिमाग की तकवीत के लिए पिलाया करते थे। ऐसे। अच्छा, ये आपने एक तो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, या इन्होंने बताया कि एक गाजर अ डे, एक गाजर जो एक दिन में। अच्छा, आपने खुद ही साथ आंखों की भी बात कर दी। आजकल हम देखते हैं मोबाइल फोन। अच्छा, गाजर आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है वैसे। मैं यही जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया ना गाजर का पानी और इसका पानी, ये आंखों का क्योंकि बड़ा मसला अब आना शुरू हो चुका है। मोबाइल पे बच्चे भी बचपन से शुरू हो जाते हैं। क्या बच्चों को बचपन से डाइट दी जाए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके? देखिए, बच्चों की डाइट के वाले से हम अक्सर टेलीविज़न प्रोग्राम में बच्चों में आगाही पैदा करते हैं कि सुबह का नाश्ता बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे, हमारे स्कूल गोइंग, इवन बच्चियाँ, हमारे कॉलेज के बच्चियाँ जो बड़े हैं वो भी नाश्ता करके नहीं जाते। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो नाश्ता है वो जुज़े बदन बनता है। यानी सुबह का नाश्ता आप जितना सैर होकर खाएंगे वो ओबेसिटी नहीं बनाएगा, वो जुज़े बदन बनेगा। अच्छा, फौरन करना चाहिए देगा बेसिकली आपको। सलमान, एक चीज जो कि मैं जानना चाह रही थी कि ब्लड प्रेशर का भी बहुत ज्यादा इशू है हम सबके घरों में डेफिनेटली। सो उसमें ऐसी क्या चीज है कि ब्लड प्रेशर का इलाज ऐसा कुछ, जिस तरह से अभी आपने गाजर के हवाले से बताया, ब्लड प्रेशर को जो क्यों? देखिए, ब्लड प्रेशर की 4-5 रीजन है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि उनको किस वजूहात से। हम लोग तिब के अंदर मर्ज के सबब को दूर करते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली सिम्टम है, अलामत है। अच्छा। तो एक तबीब का काम है कि मरीज की नब्ज देख के या उसके क्लिनिकल जो रिपोर्ट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए या उसकी फिजिकल अपीयरेंस को जज करते हुए डायग्नोस करे कि किस वजह से ब्लड प्रेशर है। मसलन सम टाइम गुर्दों में क्रेटिनिन यूरिया हमारा इंक्रीज हो जाता है, जो हमारे एंजाइम है। सम टाइम ये होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड प्रेशर उससे भी शूट करता है। तीसरी वजह कॉन्स्टिपेशन भी है ब्लड प्रेशर की, मैंने अभी अर्ज की कि बुलंद फिशारे खून होता है कि जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड खारिज नहीं होगा तो वो गैसेस, वो बुखारा दिमाग को चलेंगे, प्रेशर डेवलप करेंगे। चौथी रीजन कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेन्स, यानी आपकी अंदर तनाव, बहुत ज़्यादा गर्म खुश चीज़ें खाने वाले, एक्सेस निकोटीन लेने वाले लोग, उनमें भी ब्लड प्रेशर का आर्जा होता है। और पांचवी रीजन एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कि कोई मरीज, उसको अगर कोई फैमिली में स्ट्रेस मिला है, उस स्ट्रेस की वजह से
टेम्परेरी उसका ब्लड प्रेशर शूट करता है। ये 4-5 कॉमन रीजन है। कि आपने जो वजह है उसको क्यों करना है, ना कि आप ब्लड जड़ प्रेशर से को पकड़ेंगे लेकिन तभी इसकी चीज़ कॉमन रीजन में हम लोग अक्सर जिनको अगर घर के अंदर अचानक ब्लड प्रेशर हो जाए तो अर्क के गुलाब धनिया के साथ, धनिया एक हमारा बड़ा आम मिलता है, वो ½ टीस्पून धनिया और उसको आप अर्क के गुलाब ½ कप के साथ पिला दें विद इन 10 मिनट्स। सूखा धनिया? जी सूखा धनिया। अच्छा, सूखा धनिया को थोड़ा ग्राइंड कर लें, वो आप इस्तेमाल कर लें और उसके साथ अर्क के गुलाब आधा कप पी लें। ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर किसी वजह से भी बढ़ रहा होगा वो इमीडिएटली कम होगा इंशाल्लाह। अरे वाह, वाह, ये तो आपने बहुत बड़ी ही सी- सिंपल सी टिप है। और ये तो हो गया ना कि हाई ब्लड प्रेशर में, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो उसको बेहतर ब्लड करना। प्रेशर कम होने में भी रीजंस होती हैं। सम टाइम एच बी कम होने से, हेमोग्लोबिन कमी की वजह से ब्लड प्रेशर और होता है, तो उसमें आप कोई भी नमकोल दे दें, ग्लूकोज दे दें, कुछ शहद दे दें या कोई नमकीन शिकंजबीन दे दें, तो वो तो एक घर में सभी लोगों से इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने बहुत से एक तो मिथ्स क्लियर की, साथ ही छोटे छोटे जो आपने इलाज बताया, आई थिंक ये बड़े हेल्पफुल होंगे हमारे जो है जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपने जहन में रखनी है कि साथ साथ आपने अपनी मेडिकेशन को कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि हम कभी भी ये इनकरेज नहीं करेंगे कि आप अपनी मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू करें, क्योंकि जाहिर है सलमान, एक जो एलोपैथिक इलाज है वो साथ चलना चाहिए, और हिकमत भी अगर आपका बिलीव है भाई तो आप उसको आप continue देखिए, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि खुद नीम हकीम मत बने, क्योंकि हाँ। कहा जाता है कि नीम हकीम खतरा है जहाँ, आप सर्टिफाइड हकीम के पास जाएं और इनसे जो है जो सही मानों में, क्योंकि इलाज का ये तो इन्होंने वो टिप्स दी हैं जिसके ज़रिए हम इन मसाइल को घर बैठे बैठे जी हल हाँ। कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मर्ज बढ़ चुका है तो फिर क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से दवा को इस्तेमाल करना है, उसकी क्या रेशो है, वो ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम अताउर रहमान साहब, आप आए और आपने वाकई एक कम वक्त में बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दिए। जी हाँ। और ये वो मसाइल हैं जिनका हम सबको सामना है, तो हम इन छोटे छोटे टिप्स के जरिए उनको हल कर सकते हैं। हल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक तो कह ये रहे था हैं। हमारा सेगमेंट। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि मजीद अहम सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह में एक बार फिर से मैं और अंबर आपके सामने हैं, और जिस तरह कि हम आज के शो में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे अमेजिंग गेस्ट से मिलवा रहे हैं, और इससे पहले ब्रेक से पहले हमने आपको हेल्थ के हवाले से बड़े इंफॉर्मेटिव टिप्स दिए, इन पर आपने अमल करना है ताकि आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। और अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हुआ है आज के टैलेंटेड नौजवान तो नहीं बल्कि एक बच्चे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सेगमेंट है हमारा गॉट टैलेंट। तो जनाब, गॉट टैलेंट में आज एक छोटी सी बच्ची ने हमें ज्वाइन किया है जिसके टैलेंट ने हम सबको हैरान कर दिया है, और आप जब उनसे मिलेंगे तो आई एम श्योर कि आप भी हैरान हो जाएंगे। और नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे फिर वो बच्चे हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, हर एज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सो आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो यंगेस्ट हॉर्स राइडर हैं और 2 क्लास में है जनाब। 3 साल से हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। नाम है उनका अनाया डार। अनाया को वेलकम करते हैं। अनाया, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। कैसी हैं आप अनाया? मैं ठीक हूँ। अच्छा अनाया, ये बताइए आप 3 साल की उम्र से हॉर्स राइडिंग कर रही हैं? जी। तो बचपन में डर नहीं लगा हॉर्स के पास जाते? बचपन में डर नहीं लगा था। अच्छा, हॉर्स अच्छे लगते हैं आपको? मैं पेट्स लवर हूँ। अच्छा, पेट्स लवर है। वेरी नाइस। तो आपके पास आपका अपना घोड़ा है, मैंने सुना है। क्या नाम है उसका? उसका नाम रिकैरस है। रिकैरस, वाओ। तो ये मुश्किल से नाम रखा है। किससे इंस्पायर होकर रखा था? एक फिल्म से। वाह जी वाह, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए, माशाल्लाह अब आप 7 साल की हैं और 3 साल की उम्र से आप हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, तो क्या क्या मुश्किलात आई? कभी गिरी घोड़े के ऊपर से राइडिंग करते हुए? 6 times। हाँ, 6 टाइम्स गिरी थी, तो फिर डर नहीं लगा दोबारा से घोड़े पे बैठना कि इसने तो मुझे चोट लगा दी है? नहीं। अच्छा, मैं दोबारा बैठ जाती थी। हर बार दोबारा बैठ जाती थी। इतना पसंद है घोड़ा। और फिर किस वो तरह कहते से हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। ये छोटे से हमारे शाह सवार हैं जो 6 दफा गिरे, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा उठे और घोड़े पे बैठे। सो अपने इस शौक के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि कहाँ से सीख रही हैं, कब से आपने स्टार्ट किया? वैसे तो 3 इयर्स हो गए ना आपको करते हुए, थोड़ा सा इसकी डिटेल बताइए। मैं
एक हॉर्स राइडिंग क्लब पे एक हॉर्स राइडिंग करती हूँ। उसका नाम है मरीनर सैडल क्लब। ठीक है। पर उससे पहले मैं एक और क्लब पे करती थी, उसका नाम था पोलो ग्राउंड। अच्छा, है, उसके वाह। बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, Very अच्छा, nice. क्लास। तो आप ये बताइए फ्यूचर में क्या करना हाँ। चाहती हैं आप? मैं फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ वाह, और पाकिस्तान का नाम रोशन करना। अरे क्या वाह, बात है, आप अभी भी तो- पाकिस्तान के नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा, आप एमएमए फाइटिंग भी कर रही हैं? हम्म। वाओ। और ये ट्रेनिंग आप कब से ले रही हैं? कितना 6 मंथ से। वेरी नाइस। तो इसमें डर नहीं लगता कि किसी से चोट ना लग जाए, क्योंकि फाइटिंग इज फाइटिंग एक्चुअली। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने स्टार्ट की थी जब थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन बाद पे मैं सही हो गई थी। वाह वाह। जी वाह। मुझे थोड़ा सा डर आदत लगा पड़ था, गई। आदत पड़ गई फिर। अच्छा, वो तो कहते हैं- आदत पड़ गई जनाब, मारने की भी आदत पड़ गई और मार खाने की भी आदत पड़ गई। वाह जी वाह। सो मज़ा आता है। आपकी एज के छोटे छोटे बच्चे और भी होते हैं जिनसे आप फाइटिंग कर रही होती हो, सो किसके साथ फाइटिंग करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मेरे पापा के साथ। अच्छा, ये बताइए अनाया कि स्कूल भी जाती हैं, राइडिंग भी करती हैं और फिर मार्शल आर्ट्स भी सीख रही हैं, तो ये थक नहीं जाती? सारा किस तरह कर लेती हैं आप? सबसे पहले मैं सुबह जब उठती हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ। मैं पीजेजी की क्लास पे जाती हूँ। मामा मेरे साथ पे कपड़े ले जाती हूँ वहाँ पे सही। स्कूल के। ठीक स्कूल है। जाती हूँ, स्कूल से नानों के घर आती हूँ। नानों के घर सामने मेरे ट्यूटर बैठा होता है। ट्यूटर से पढ़ती हूँ, सुपारा पढ़ती हूँ। फिर मामा मुझे लेने आती हैं, कपड़े चेंज करवाती हैं। फिर बाद पे मामा मुझे हॉर्स राइडिंग क्लब लेके जाती हैं। हॉर्स राइडिंग क्लब के बाद मैं अपनी एमएमए की क्लास अटेंड करने जाती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ घर, खाना खाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। वेरी नाइस। ये तो आपकी बड़ी अच्छी रूटीन है जो कि आपने हमें बताई। तो नाश्ता और- करती हैं अच्छा सा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपने सारा दिन घोड़ा चलाना है तो फिर नाश्ता तो बड़ा अच्छा करना पड़ता है। हाँ, अच्छा। और क्या खाती हैं नाश्ते हाँ। में? सुबह मैं सैंडविच खा लेती हूँ। अच्छा, फेवरेट सुबह की चीज ये तो मेरे ख्याल ये से तो तमाम favorite चीज़ बच्चों है। को जो है, हाँ जो जी। अनाया को देख रहे हैं, उनको फॉलो करनी चाहिए अनाया की सुबह रूटीन। जरूर सैंडविच खा लें जनाब। नाश्ता भी करती हैं, हाँ। अच्छा, स्कूल भी जाती हैं, हॉर्स राइडिंग भी करती हैं, काई साहब से भी पढ़ती हैं, ट्यूटर से भी पढ़ती हैं, इतना कुछ Very करती हैं nice. और एमएमए फाइटिंग भी। फाइटिंग भी अच्छा, करती हैं। घोड़ा जो है वो तो बड़े बड़े देख के एक दफा डर जाते हैं। जब आप चला रही होती हैं तो आपको डर नहीं लगता उससे? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा होता। तो आपका अपना अच्छा, pet फुल है ना, कंट्रोल इसलिए। होता है आपका। कैसे कंट्रोल करती हैं? पहली बात, जब उसके ऊपर बैठो उसे ज्यादा तंग मत करो, वरना वो और डिस्टर्ब होगा और तंग करेगा। अच्छा, और जब उसको तेज करना होता है, जब हल्की सी नीचे से किक, और जब स्लो करना होता है पीछे से पुल, फिर वो रुक जाता है या फिर आहिस्ता चलने लग जाता है। अगर थोड़ा सा खींचेंगे तो थोड़ा चलने लग जाएगा, और अगर पूरा पुल कर देंगे तो रुक जाएगा। तो क्या बात आप है। कितना तेज चला लेती हैं घोड़े को? फुल तेज? अच्छा, डर नहीं लगता फुल तेज पे नहीं कि गिरा ना दे कहीं गलती से, नहीं। ये ना हो जाए? नहीं, वाह जी वाह, वेरी नाइस। बस दफा मेरे जो स्ट्रिप्स हैं निकले हैं, लेकिन मैंने फिर भी पहन लिए थे। वाह जी वाह। तो कंट्रोल करना बेसिकली इनको आता है अपने घोड़े को, और बड़ी और- बेहतरीन और अंदाज में इनसे हम ये कंट्रोल भी करती पूछ हैं। लेते हैं ताकि जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि जब ये काम कर रही होती हैं घोड़ा हॉर्स राइडिंग के लिए, क्या क्या प्रिकॉशंस, हेलमेट एक तो आप पहनती हैं, और क्या क्या चीजें पहनती हैं ताकि चोट ना लगे? मैं अपना हेलमेट पहनती हूँ ताकि अगर गिरें तो सर पे ज़्यादा चोट ना लगे। हेलमेट के नीचे वो होता है जो हमारी इसको बचाता है, वो चिन को बचाता है हमारे। चिन को बचा लेता है कि अगर गिरें तो यहाँ पर ज़्यादा जोर चोट से ना मत लगे। लग जाए। वेरी नाइस। तो सलमान, क्या ख्याल है, एक छोटा सा क्लिप ना देख लें कि किस तरह से ये हॉर्स ताकि राइडिंग कर रही सब हैं। लोगों को यकीन आ जाए यकीन जो आ ये जाए, कह रही हाँ। हैं ये वाकई करती हैं। तो देखते हैं क्लिप।
वेरी नाइस, अमेजिंग। ये तो छोटी सी बच्ची है, इतना बेहतरीन अंदाज में घोड़ा चला रही है, क्या बात है। तभी तो ये आज हमारी गॉट टैलेंट के मेहमान हैं, कितनी टैलेंटेड हैं। और यही खूबसूरती है पाकिस्तानी बच्चों की कि पाकिस्तानी बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और ये छोटी सी एज में 7 बच्ची है, अब देखिए कि कितनी मजबूत है। और इसी तरीके से हमें अपनी बेटियों को जो है हिम्मत देनी चाहिए, उनको मजबूत बनाना चाहिए कि वो वाकई कुछ भी कर सकते, हॉर्स राइडिंग भी सीखें, मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी खेलें। तो बहुत शुक्रिया अनाया, आप आई, आपने इतनी अच्छी अच्छी अपनी स्टोरीज सुनाई और इतना इंस्पायर किया आपने मेरे ख्याल से तमाम बच्चों को, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी इंस्पायर किया है कि अपने बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भरपूर आप भी एक तवज्जो दें, ताकि अगर आपके बच्चों का कोई शौक है तो वो उस शौक को भरपूर अंदाज में यूटिलाइज भी कर सके, एंजॉय भी कर सके और एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जा सके, बजाय इसके कि हम मोबाइल्स पे या स्क्रीन्स पे सारा टाइम गुजारे। कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, उसके लिए टाइम निकालें। एग्जैक्टली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलना होगा हमें, और अपने लिए और बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर फोकस करना होगा। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट टुडेज चैलेंज की जाने। सो टुडेज चैलेंज में आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों के हवाले से। जिस तरह से सर्दियां बढ़ रही हैं सलमान, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते इस सर्दियों में बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं। किस तरह से उनके पास तन ढांपने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते, जैकेट स्वेटर्स नहीं होते, कंबल रज़ाइयाँ नहीं होती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें स्लम्स की, वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हमें नज़र आते हैं जो कि तमाम तो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्योंकि सर्दी अब बढ़ रही है, हम जिनके पास ये चीज़ें एक्स्ट्रा मौजूद हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं और उन तक ही गर्म कपड़े पहुंचा सकते हैं। और जिस तरह की अब हर गुजरते दिन के साथ सर्दी बढ़ती जाएगी और फोरकास्ट ये किया जा रहा है कि लाहौर में इस दफ़ा जो है -1 या -2 डिग्री तक भी जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जो है साइबेरियन हवाएं अब यहाँ का रुख करेंगी। तो हमें चाहिए कि उन लोगों को, हम लोग जो बड़ी बड़ी मजबूत दीवारों के घरों में रह रहे हैं, हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह के अंबर ने कहा कि स्लम्स हैं या कच्ची आबादियों में रह रहे हैं या झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं, उन तक ये सर्दी, उनकी रातें कितनी मुश्किल होती होंगी। तो उन तक गर्म कपड़े हमने पहुंचाने ताकि वो अपना तन ढांप सकें, रज़ाइयाँ, कंबल, बिस्तर, और ये वो चीज़ें जो हमारे घर में शायद एक्सेसिव पड़ी हुई हैं, हम उनको उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी रातें जो है सही तरीके से गुजर सकें, वो बीमार ना हो। इंडिविजुअली अपनी सतह पे जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास है, 2, 3, 4 भी किसी की मदद कर देंगे, 2 या 3 लोग भी उससे फ़ायदा उठा लें, तो मेरा ख्याल है कि हम सब की जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा ही है, और शेयरिंग इज़ केयरिंग कहा जाता है। अगर हम बच्चों के साथ के थ्रू ये एक्टिविटी करें, उनके हाथ से लोगों को दिलवाएं, तो उनमें भी एक अच्छी आदत पैदा होगी। और आज तो हम इसको चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हो सकता है हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इसको वैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो मैं और अंबर, हमारी टीम तो इसको चैलेंज ले रही है, आप लोगों ने भी इसको चैलेंज समझ के जो है एक्सेप्ट करना है, इस पे अमल करना है, और इंशाअल्लाह कोशिश ये करनी है कि उन तमाम तर लोगों तक हम ये चीज़ें पहुँचाएँ ताकि कोई भी सर्दी से बीमार ना हो या सर्दी की वजह से जो है उसकी जान ना हो बहुत ज़्यादा, उसकी जान मुतासर ना हो, सेहत मुतासर ना हो। और यही था हमारा आज का शो। आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा क्या शो में अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा, क्या मज़ीद आप जानना चाहते हैं, किन हवालों से मज़ीद आप बात करना चाहते हैं, सेहत के हवाले से कौन से मामलात हैं ऐसे जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा है, साथ ही साथ हमारे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स हैं उनके हवाले से भी आप जानते हैं, तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जी, आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमें आपकी चॉइसेस के बारे में पता चलता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे और अंबर को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।